हेलो गाइस, आ गया है हानली की जर्नी का नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लो, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये पार्ट भी ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। जैसे ही उन दो दिग्गज स्पेशल टेम्परिंग वाले धुरंधरों के मुंह से वे खौफनाक बातें निकलीं, वहां मौजूद हर एक चेलों और कल्टीवेटरों की रीढ़ की हड्डी में कसमसाती हुई एक ठंडी लहर दौड़ गई। सबके चेहरों का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने हल्दी पोत दी हो। मौत का नंगा नाच आंखों के सामने नाचने लगा। अरे ये तो सीधे सीधे मौत के साथ जुआ खेलने वाली बात थी। सिक्का उछालो, चित गिरे तो जान गई, और पट गिरे तो शायद सांसें बची रहें। ये काम इतना खतरनाक था कि कलेजा मुंह को आ जाए। वैसे तो अभी सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाहर के कबीले हमला करेंगे, पर अगर सच में उन कबीलों ने अपना डेरा उठा लिया तो अक्ल चरने जाने में देर नहीं लगेगी। उन बेचारों को अपनी ताकत पर इतना तो भरोसा था कि अगर कोई एक छोटा मोटा कबीला भिड़ने आए तो उसे लोहे के चने चबवा देंगे। पर जब पूरे लश्कर की बात आई तो सबकी हवा टाइट हो गई। जैसे जैसे वे इस बारे में सोचते, उनकी जान सूखी जा रही थी। अब भाई अपनी जान का सौदा करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। हर कोई अपनी गर्दन बचाने के लिए 100 बार गुणा भाग कर रहा था। पूरे हॉल में ऐसी मौत जैसी खामोशी छा गई कि अगर कोई सुई भी गिरती तो बम की तरह फटने की आवाज आती। कल्टीवेटर वेन ने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए माहौल की कड़वाहट कम करने की कोशिश की और बोला, मेरे कल्टीवेटर दोस्तों, अभी तुरंत फैसला सुनाकर अपने गले में फंदा डालने की ज़रूरत नहीं है। पूरे 1 साल तक ये काम खुले रहेंगे। और सुनो, अगर तुम इस खतरनाक मिशन को चुनते हो तो तुम्हारी पुरानी ड्यूटी वाली जगह हम किसी और को तैनात कर देंगे। तुम अपनी रेगुलर ड्यूटी की चिंता छोड़ो और बस इस पर ध्यान लगाओ। हैंडली, जो अब तक सिर झुकाए बैठा था, उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हैंडली ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में सवाल दागा, सीनियर वैन, मान लिया कि हमने अपनी जान हथेली पर रखकर ये काम पूरा कर दिया, पर उस अर्थ क्लेंजिंग पिल के मसले का क्या होगा? अगर वो गोली हमें नहीं मिली तो काम पूरा करने के बाद भी हम उस 2 रंग वाली आसमानी मुसीबत यानी 2 कलर ट्रिब्यूलेशन की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर ऐसे मिशन का क्या फायदा जिसमें जीत के बाद भी मौत ही खड़ी हो? जाओ वुगवी ने हैंडली की तरफ अपनी तीखी नजरें दौड़ाईं और गरजा, तो ये नेफ्यू हैन है। देख भाई, तुझे इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये मिशन बने ही उन लोगों के लिए हैं जो सब कुछ दांव पर लगाने का दम रखते हैं। हम तुम्हें उतनी अर्थ क्लेंजिंग पिल्स देंगे जितनी तुम्हारी भूख है, पर उनमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा होगा। उसने अपनी बात जारी रखते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुमने अपने मिशन में ढील दी या मैदान छोड़कर भागे तो वे गोलियां अपने आप ही राख हो जाएंगी। अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हैंडली ने धीरे से अपना सिर हिलाया और शांति से अपनी जगह पर जम गया। उसने धीमे स्वर में बोला, अच्छा, तो ये खेल है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया सीनियर। हॉल में बैठे दूसरे लोगों के चेहरों पर तो पत्थर जैसी खामोशी थी, पर उनके मन के अंदर एक कड़वी मुस्कान दौड़ गई। उनकी उम्मीदों का आखिरी दिया भी बुझ चुका था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कल्टीवेटर वेन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए ऐलान किया, हमने सब साफ साफ बता दिया है। आज से ठीक 15 दिन बाद इन मिशनों की पहली खेप बांटी जाएगी। जो भी अपनी जान दांव पर लगाना चाहता है वो अपनी तैयारी पक्की कर ले। वैसे तो एल्डर ले लॉ ने ये खास काम तुम लोगों के लिए ही चुने हैं, पर अगर कोई और दिग्गज कल्टीवेटर आकर इन्हें झपट लेता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर कल्टीवेटर वेन और जाओ वुगवी अपने भारी जूतों की धमक छोड़कर हॉल से बाहर निकल गए। बाकी कल्टीवेटर अपनी सीटों पर ऐसे चिपके रहे जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। फिर एक एक करके वे भी बाहर निकलने लगे। सबके माथे पर गहरी लकीरें थीं, जैसे उनके सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। हैंडली को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। वो अपनी सीट पर बैठा हुआ ख्यालों की दुनिया में गोते लगा रहा था। थोड़ी देर में पूरा हॉल लगभग खाली हो गया। तभी एक साया उसके पास आया। एक मीठी सी आवाज गूंजी, ओह, तो क्या ब्रदर हैन का मन इस मिशन को लेने के लिए डोल रहा है? हैनली ने अपनी सोच का जाल तोड़ा और सामने देखा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो ये सैरी ज्वैन है। सच कहूं तो थोड़ा बहुत मन तो है। सीनियर्स ने जो ये जाल बुना है वो एक तरह से खुद को बचाने का ही रास्ता है। बस मुसीबत ये है कि इसमें जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये फेरी ज्वैन के बेहद हसीन औरत थी जो मिड डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की कल्टीवेटर थी। उसने नीले रंग के शाही कपड़े पहने थे। वैसे तो उसने अपने चेहरे पर एक महीन सा दुपट्टा डाल रखा था, पर उसकी चमकती त्वचा और नशीली आंखों से साफ पता चलता था कि वो गजब की सुंदर थी।
कल्टीवेटर युआन ने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए मीठे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि पिछली बार जब तुम गश्त पर थे तो तुमने अकेले ही उस ग्रीन शैडो को दबोच लिया था। ऐसा लगता है कि ब्रदर हान को ताकत तो किसी लेट डेटी ट्रांसफॉर्मेशन वाले दिग्गज से भी ऊपर है। अगर तुम जैसे धुरंधर मेरे साथ जुड़ जाएं तो हम इस मुसीबत को आसानी से पार कर लेंगे। तो क्या ख्याल है, हम दोनों हाथ मिला लें? हानली को उसकी इस बात पर थोड़ा अचंभा हुआ। उसने कुछ पल तक उसके सुंदर चेहरे को निहारा और फिर धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। उसने सधे हुए लहजे में बोला, तुम तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रही हो। मुझे इस लेवल पर आए अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं। मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? और जहाँ तक इस मिशन की बात है, अभी मैंने पक्का मन नहीं बनाया है। अभी बहुत समय बाकी है। हानली ने बड़ी चतुराई से उसे टरका दिया। फेरी युवान की आंखों में थोड़ी निराशा तो दिखी, पर उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद वो अपनी मटकती चाल से वहां से चली गई। हानली उसे दूर जाते हुए देखता रहा और फिर से अपनी सोच में डूब गया। भले ही वो औरत कमजोर नहीं थी और उसकी 3000 जेड टेक्निक का पूरे इलाके में डंका बजता था, पर हानली पुराना चावल था। उसे अकेले काम करना पसंद था। वो नहीं चाहता था कि कोई बाहरी बंदा उसके पास छिपे बेशकीमती खजानों के बारे में जान जाए। और वैसे भी उसके पास एक बहुत बड़ा काम अटका पड़ा था। उसके पाले हुए गोल्ड डिवालिंग बीटल्स, जिन्हें उसने रेनबो स्कर्ट ग्रास खिला खिलाकर तगड़ा किया था, अब पूरी तरह जवान होने की कगार पर थे। उसने एंडलेस स्काई सेंटलेस से जो सीक्रेट टेक्निक सीखी थी, उसका असर दिखने लगा था। अगले कुछ महीनों में वे कीड़े अपनी खाल बदलकर पूरी तरह ताकतवर बन जाएंगे। ऐसे नाजुक वक्त में वो अपनी जगह छोड़कर कैसे जा सकता था? अगर जरा भी चूक हुई तो बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। हानली ने एक लंबी सांस ली और अपनी घबराहट को पी लिया। वो वहां से उठा और एक नीली रोशनी की लकीर बनकर अपनी गुफा की तरफ उड़ गया। उसे याद आया कि कुछ दिनों बाद डीप हेवन हॉल में एक बड़ा प्रवचन होने वाला है और वो उसे किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अपने ठिकाने पर पहुंचते ही उसने खुद को एक कोठरी में बंद कर लिया। उसने अपनी हथेली घुमाई और एक पीले रंग की बोतल निकाली। उसमें से एक नीली गोली निकालकर उसने गटक ली। देखते ही देखते उसके शरीर से नीली रोशनी फूटने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसके सिर के ऊपर से एक छोटा सा 2 इंच का नेसेंट सोल प्रकट हुआ। वो नन्हा सा रूप एक छोटी सी कढ़ाई के ऊपर खड़ा था और उसके चारों तरफ दर्जनों नन्ही सुनहरी तलवारें ऐसे नाच रही थी जैसे बिजली कड़क रही हो। उस नेसेंट सोल की आंखें अचानक एक काली और एक सफ़ेद हो गईं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उस नन्हे रूप ने अपने मुंह से चांदी जैसी आग उगलकर अपनी हथेली पर मारी। अचानक चमत्कार हुआ। हांडली के शरीर की हथेली से काली रोशनी निकली और उसकी 5 उंगलियों से 5 हड्डियों के छल्ले बाहर निकल आए। हर छल्ले पर एक खोपड़ी बनी थी जो चांदी की आग में जलते हुए कभी हंसती, कभी रोती तो कभी तड़पती दिख रही थी। हानली का शरीर बदलने लगा। उसकी खाल पत्थर जैसी सख्त और सफ़ेद होने लगी। उसके शरीर के पीछे एक सुनहरी परछाई उभरी जिसके 3 सिर और 6 हाथ थे। उसके चेहरे और कलाई पर सोने जैसे अक्षर तैर रहे थे जो देखने में किसी जहरीले सांप की खाल या सुनहरी मछली के स्केल्स जैसे लग रहे थे। वो इस वक्त किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि किसी देवता जैसा रौबदार लग रहा था। कुछ हफ्तों बाद जब वो अपनी साधना से बाहर आया और डीप हेवन हॉल के प्रवचन सुन चुका था तो शहर में खलबली मच गई। शहर के बड़ों ने बहुत ही खतरनाक मिशनों की लिस्ट जारी कर दी थी। हानली की अपनी गुफा में कई अनचाहे मेहमान आए और घंटों तक उससे गुपचुप बातें की। उनके जाने के बाद हानली कई दिनों तक अपनी कोठरी में बैठा रहा जैसे किसी गहरे भंवर में फंसा हो। आखिर में उसने अपना मन बना लिया। 4 महीने बीतते बीतते उसके 7000 गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स पूरी तरह तैयार होकर अपनी भयानक ताकत दिखाने के लिए बेताब थे। हानली ने उन सब को समेटा और शहर के गुप्त कोने में जाकर अपना नाम उस खतरनाक मिशन के लिए लिखवा दिया और देखते ही देखते वहां से ओझल हो गया। बाद में उसकी जगह एक दूसरे कल्टीवेटर को टीम का लीडर बना दिया गया। डीप हेवन सिटी में किसी का ऐसे गायब हो जाना कोई नई बात नहीं थी। लोग कहने लगे कि वो जरूर किसी बड़े खानदान का गुप्त चेला होगा जो अपना काम करने निकल गया है। पर हकीकत तो सिर्फ हानली ही जानता था कि वो मौत के मुंह में किस मंशा से उतरा था। स्पिरिट रेल्म की ऊंचाइयों के बीच एक ऐसा इलाका है जिसे लोग क्रिम्सन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ की मिट्टी से लेकर पेड़ों की छाल तक सब कुछ खून की तरह सुर्ख लाल है। टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने हजारों सालों से उन्हें मरोड़ कर रख दिया हो। इन पेड़ों की टहनियाँ नुकीली है और हवा में एक अजीब सी भारी गंध घुली हुई है। इसी डरावने जंगल के एक ऐसे कोने में जहां सूरज की रोशनी भी झांकने से कतराती थी, 5 जवान लड़के लड़की खड़े थे। उनके बीच की दूरी ठीक 10 मीटर थी, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा, जैसे किसी ने नाप तोलकर उन्हें खूंटे की तरह गाड़ दिया हो।
उनमें से एक धुरंधर लगभग 30 साल का लग रहा था। उसने सफ़ेद बर्फ जैसे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे जिन पर बारीकी से कढ़ाई की गई थी। उसकी आंखें साधारण नहीं थी, बल्कि उनमें बिजली सी कड़क रही थी जो सामने वाले के कलेजे को चीर दे। फ्योह! उसकी मौजूदगी ही हवा में सहरन पैदा कर रही थी। वहीं पास में काले लिबास वाली औरत खड़ी थी। उसका शरीर एकदम झरहरा था और सिर के बाल लहराकर नीचे तक आ रहे थे। उसकी काली भौहें तनी हुई थीं और चेहरे पर ऐसी नफरत और कड़वाहट थी कि जैसे उसे पूरी दुनिया से बैर हो। उसे देखकर कोई भी कह दे कि ये औरत काट खाने को दौड़ती है। तीसरा नौजवान अपनी उम्र के 27-28 साल का लग रहा था। उसका चेहरा तो बड़ा सुंदर और हैंडसम था, लेकिन उसके मुंह पर बना खून की तरह लाल पैदाइशी निशान उसे डरावना बना रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की और रहस्यमयी मुस्कान चिपकी हुई थी, जैसे वो अपने दिमाग में कोई गहरी खिचड़ी पका रहा हो। दूसरी औरत ने सफ़ेद कपड़े पहने थे और वो बमुश्किल 18 साल की मासूम कली लग रही थी। उसका चेहरा इतना छोटा और कोमल था कि उसे देखकर किसी के भी मन में हमदर्दी जाग जाए। उसकी मासूमियत के पीछे क्या छिपा था, ये कोई नहीं जानता था। और इन सब के बीच खड़ा था वो आज़िम नौजवान जिसने नीले रंग के कपड़े पहने थे। उसकी उम्र 20-22 साल रही होगी और चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था। ये कोई और नहीं, अपना हान ली था, जो अभी कुछ समय पहले ही डीप हेवन सिटी के चकाचौंध को पीछे छोड़कर निकला था। दिखने में तो ये पांचों कल के छोकरे लग रहे थे, लेकिन इनका रुतबा और कल्टीवेशन का लेवल असल में डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के पार पहुंच चुका था। हांडली और वो मासूम दिखने वाली सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की अभी मिड स्टेज पर थे, जबकि बाकी के 3 धुरंधर तो लेट स्टेज की ताकत समेटे हुए थे। मामला तब बिगड़ा जब उस काली साड़ी वाली औरत की नज़र हान ली पर पड़ी। ये वही शाओ होंग थी जो ब्लैक फीनिक्स क्लैन से ताल्लुक़ रखती थी। हान ली से इसकी मुलाकात तब हुई थी जब एक बार जानवरों का कहर टूटा था और हान ली अपनी पूरी ताकत खो बैठा था। शाओ होंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बड़ी नफरत से हान ली को घूरा। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी कि आखिर ये बंदा यहाँ कैसे पहुंच गया। सफ़ेद भाव वाले उस 30 साल के दिग्गज ने माहौल की चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बर्फीली आवाज़ में ताना मारा। उसने अपने होंठ सिकोड़े और बड़े रौबदार अंदाज में बोला, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम इंसानों की अक्ल चरने गई है क्या। इस मिशन के लिए तुमने 3 बंदे भेजे और उनमें से 2 तो अभी बच्चे हैं, यानी मिड स्टेज वाले। क्या तुम्हारी जात ने पहले से ही तय कर लिया है कि इस काम का गुड़ गोबर करना है? उसकी आवाज़ तेज़ नहीं थी, लेकिन जंगल की उस चुप्पी में वो किसी नगाड़ी की तरह गूंजी। ये सुनकर उस लाल निशान वाले नौजवान की मुस्कान गायब हो गई और उसने अपनी भौं चढ़ा ली। हान ली ने बस अपनी पलकें झपकाईं और अपने हाथ में बकरी सफ़ेद पत्थर वाली जेड स्लिप के साथ चुपचाप खेलने लगा। वो मासूम दिखने वाली सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की अपनी काली आंखों को यहाँ वहाँ घुमा रही थी, पर उसके चेहरे के मुस्कान टस से मस नहीं हुई। सफ़ेद भौं वाले दिग्गज को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो कुछ उल्टा सीधा कहने ही वाला था कि शाओ होंग बीच में कूद पड़ी। शाओ होंग ने बड़ी संजीदगी और ठंडे लहजे में कहा, देखो भाई, ये मिशन डीप हेवन सिटी और हम दोनों की नस्ल की सलामती से जुड़ा है। अगर हमने यहाँ आपस में ही कुत्ता बिल्ली का खेल खेला और साथ नहीं दिया तो मंजिल के तो पहुँचना दूर, रास्ते में ही मिट्टी में मिल जाएंगे। याद रखो, हमें पूरे 1 साल तक सफ़र करना है। अगर तुम्हारी बिरादरी ने इन तीनों को भेजा है तो पक्का इनमें कोई ना कोई बात होगी। अब जब साथ चलना ही है तो एक दूसरे को जान लेना ही बेहतर है। मेरा नाम शाओ होंग है और मैं ब्लैक फीनिक्स क्लैन से हूँ, और ये मेरे बगल में खड़े दिग्गज ली साहब हैं जो प्रकाउंड हाउक क्लैन के धुरंधर हैं। शाओ होंग की बातें सुनकर उस लाल निशान वाले नौजवान ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और खिलखिलाकर हंसा। लॉन्ग डोंग ने अपने दांत दिखाते हुए दहाड़ा, मैं लॉन्ग डोंग हूँ। लगता है तुमने अपनी जान की आग को तपस्या से उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहाँ तुम्हारी लपटें आसमान छूने लगी हैं। शाओ होंग का चेहरा ये सुनते ही पीला पड़ गया और उसने बड़ी हैरानी से पूछा, ओह, तो तुम लॉन्ग क्लैन के वारिस हो? लॉन्ग डोंग ने अपनी मुस्कान को और चौड़ा किया और बोला, मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसी सुंदरी को मेरे खानदान के बारे में पता होगा। तभी वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की चहक उठी। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे बाघों में चिड़िया चहचहा रही हों। शेई यिंग मुझे सब कहते हैं, शेई यिंग ने बड़ी नज़ाकत से बोला। हान ली ने बस अपना नाम बुदबुदाया और पत्थर की तरह खड़ा रहा। हान ली। हान ली ने धीरे से कहा, हान ली। शाओ होंग ने जब हान ली का नाम सुना तो उसकी आंखों में बर्फ जम गई। उसने अपनी आवाज़ को और तीखा करते हुए बोला, तो तुम वही हो। अब समझ आया कि तुम्हारे पास वो इमॉर्टल वैंक्विशिंग बीड्स कहाँ से आए। तुम तो छुपे रुस्तम निकले, असली दिग्गज तो तुम ही हो। ऊपर से तुम शरीर को फौलाद बनाने वाली डुअल बॉडी मैजिक टेक्निक भी जानते हो। ये सुनते ही बाकी तीनों के काल खड़े हो गए और वो सब सतर्क हो गए। हान ली के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। हान ली ने अपनी आंखें मूंदते हुए बड़ी बेरुखी से पूछा, हाँ, मैं वही सब करता हूँ। खैर, हज़ारों साल बीत गए तुम्हें देखे। वो बताओ, ननी टायर कैसी है? शाओ होंग पल भर के लिए तिटकी,
जैसे पुरानी यादों ने उसे झकझोर दिया हो। फिर उसने सपाट अंदाज में जवाब दिया, डायर का मेरे साथ आना उसके हक में सबसे सही फैसला था। उसने बिजली की रफ्तार से तरक्की की है और अब उसके पास अपनी गोल्डन कोर है। वो दिन दूर नहीं जब वो हम दोनों को पीछे छोड़कर हवा से बातें करेगी। हानली के सीने से एक ठंडी आह निकली। हानली ने सुकून महसूस करते हुए धीरे से कहा, चलो, सुनकर अच्छा लगा कि वो सलामत है। शेयंग ने उन दोनों की गुफ्तगू देखी तो उसे खुजली होने लगी। उसने चुटकी लेते हुए पूछा, ही, क्या बात है सिस्टर शाओ, क्या आप इस ब्रदर हान को पहले से जानती हैं? शाओ होंग ने एक ठंडी और कड़वी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, जानना क्या, हम तो पुराने चावल हैं, एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं। उसी दौरान लॉन्गडोंग की नज़रें चुपके से शाओ होंग पर जाकर टिक गई। उसकी आंखों में एक ऐसी हवस और लालच थी जो किसी शिकारी की आंखों में शिकार को देखकर आती है। हालांकि उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर लीं, पर उसकी नीयत साफ नहीं लग रही थी। माहौल को बिगड़ता देख शाओ होंग ने सबको चेताया, देखो, हम भले ही अभी जंगल के बहुत अंदर नहीं हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना ही तुम्हारी ताकत का सबूत है। लेकिन आगे का रास्ता फूलों की सैज नहीं है। अगर हम एक नहीं हुए तो ब्लैक लीव्स फॉरेस्ट में हमारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। वो जगह खतरों का अड्डा है। ब्लैक लीव्स फॉरेस्ट का नाम सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। शेयंग ने अपनी हैरानी छुपाते हुए पूछा, हैं, क्या हमें बस उस ट्री स्पिरिट क्लैन की जासूसी करनी है? क्या हमारा काम सिर्फ उन जासूसों को वापस लाना और जानकारी जुटाना है? ये तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा। लॉन्गडॉग ने एक लंबी सांस छोड़ी और बुदबुदाया, कहना आसान है, सब कुछ किस्मत के खेल पर टिका है। अगर नसीब ने साथ दिया तो काम मक्खन की तरह हो जाएगा, लेकिन अगर उन पेड़ पौधों वाली जात को हमारी भनक लग गई तो समझो मौत पक्की है। पर क्या करें, हमारी नस्लों की इज्जत दांव पर है। सफेद भौं वाले दिग्गज ली ने अपनी नाक सिकोड़ी और चिढ़ते हुए पूछा, जब बात इतनी बड़ी है तो इन बड़े बुजुर्गों ने हमें ही क्यों भेजा? किसी स्पेशल टेम्परिंग वाले दिग्गज को क्यों नहीं भेजा? उनकी हवा से ही आधा काम तो वैसे ही हो जाता। लॉन्गडोंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस एक शातिर मुस्कान के साथ शाओ होंग की तरफ देखा। लॉन्गडोंग ने मुस्कुराते हुए बोला, जब सवाल इसने किया है तो जवाब भी तुम्हारी तरफ से ही आना चाहिए। शेयंग ने अपनी पलकें झपकाई और बड़ी शांति से बोला, अगर ब्रदर लॉन्ग को इतनी गहरी बातें पता है तो इसका मतलब है कि इंसानों की तरफ से बागडोर इन्हीं के हाथ में है। लॉन्गडोंग के मुंह का वो लाल निशान थरथराया और उसने गोलमोल जवाब दिया, जब समझो कुछ ऐसा ही है। हनली ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी खामोशी थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे इस तरह पत्थर बना देख शेयंग को बड़ी हैरानी हुई। शाओ होंग ने दिग्गज ली की तरफ मुड़कर उसे हकीकत बताई। शाओ होंग ने समझाते हुए बोला, बात यह है कि उस ब्लैक लीव्स फॉरेस्ट पर एक जादुई जाल बिछा है जिसे एवनली वुड नेट कहते हैं। अगर कोई भी बंदा डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से ऊपर की ताकत लेकर उसमें कदम रखेगा तो पूरी जंगल में शोर मच जाएगा और हम लपेटे आ जाएंगे। दिग्गज ली ने गर्दन हिलाकर बात तो मान ली, लेकिन फिर उसने हानली और शेयई को तिरछी नजरों से देखा। दिग्गज ली ने बड़े जहरीले अंदाज में फुसफुसाया, चलो ठीक है, लॉन्गडोंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये दो कल के बच्चे जिनका लेवल अभी बीच में ही अटका है, ये क्या खाक मदद करेंगे? ये तो हमारे पाँव की बेड़ियां बनेंगे। शाओ होंग ने उसे टोक कर बोला, ब्रदर ली, फिक्र मत करो, अगर एल्डर्स ने इन दोनों को चुना है तो पक्का ये कुछ न कुछ करामात जानते होंगे, ये तुम्हें नीचा नहीं देखने देंगे। लेकिन दिग्गज ली कहाँ मानने वाला था। उसने नफरत से हंसते हुए बोला, ठीक है, तुम कह दियो तो मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर ये बोझ बने तो मैं इन्हें बचाने के लिए अपनी उंगली तक नहीं हिलाऊंगा। शेयंग का पारा चढ़ गया और उसका चेहरा लाल हो गया। शेयंग ने चिल्लाकर बोला, तुम बस एक पायदान ऊपर क्या पहुंच गए, खुद को खुदा समझने लगे हो? बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे खुद स्पेशल टेम्परिंग लेवल पर बैठे हो। दिग्गज ली ने बात काटते हुए ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, ही, एक बार जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो तो वो छोटा सा अंत ही हार और जीत का फैसला करता है। इससे पहले कि शेयंग कुछ और कहती, हानली बीच में आ गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन था। हानली ने बेरुखी से बोला, देखो, अगर ब्रदर लॉन्ग और फेरी शाओ को ही सब कुछ पता है तो पहले हमें पूरा कच्चा चिट्ठा समझा दो। जब मुझे ये काम सौंपा गया था तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बताई गई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे किसी के साथ मिलकर काम करना होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी अपनी गर्दन इस झमेले में नहीं फंसाता। हनली वाकई में अंदर से जला भुना बैठा था। उसे जब पता चला कि यहाँ और भी लोग हैं तो उसे दाल में कुछ काला लगा। उसे लगा कि उसे अंधेरे में रखा गया है, पर अब वो पीछे भी नहीं हट सकता था, क्योंकि अगर वो मना करता तो उसे 10 साल तक डीप हेवन सिटी में ही सड़ना पड़ता। उसे तो हर हाल में शहर से बाहर निकलना था। उसे याद आया कि ज़ाओ फुगवी ने तो कहा था कि ये काम सिर्फ बाहर से आए मुसाफिरों यानी असेंडेड कल्टिवेटर्स के लिए है। फिर यहाँ जंगल के रहने वाली स्पिरिट रेल्म के लोग क्या कर रहे हैं? क्या उसने गलत पर्चा पकड़ लिया?
पर उसे अर्थ क्लेंजिंग पिल्स भी मिल चुकी थीं और बड़े वादे किए गए थे। हानली इसी उधेड़बुन में फंसा था। लोंगडोंग ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए बोला, प्रधान लेडी छेंग, आप लोग फिक्र ना करें, रास्ते में मैं एक एक बात साफ कर दूंगा। अभी वक्त हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, तो बेहतर है कि हम यहाँ से निकले। शाओहोंग ने भी हामी भरते हुए बोला, हाँ समय कम है और रास्ता लंबा, चलिए चलते चलते ही सारी जानकारी ले लेते हैं। हानली ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। हानली ने अपनी रजामंदी देते हुए कहा, ठीक है, सफर के दौरान ही बात होगी। तभी लोंगडोंग ने बड़ी चालाकी से अपना पत्ता फेंका। लोंगडोंग ने सुझाव देते हुए कहा, सावधानी के लिए बेहतर होगा कि हम सब मेरे स्पिरिट क्लाउड बोट पर सवार हो जाएं। इससे हमारी अंदरूनी शक्ति भी बचेगी और बस थोड़े से स्पिरिट स्टोन्स लगेंगे। ये नाव इतनी शातिर है कि किसी की नज़र में नहीं आएगी और हम बिना किसी रुकावट के निकल लेंगे। जंगल के घनी झाड़ियों के बीच से अचानक एक हल्की सफेद रोशनी का गोला बाहर निकला। ये रोशनी का गोला कोई मामूली चीज नहीं था, बल्कि इसके भीतर एक लंबी नाव छिपी बैठी थी, जो 60 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी थी। ये नाव 2 मंजिला थी और इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरी की पूरी नाव को कीमती और चिकने हरे पत्थर यानी जेड से तराश कर बनाया हो। इस जेड वाली नाव पर बादलों के साधारण से डिजाइनों केरे गए थे। नाव की ऊपरी सतह पर सोने और चांदी के अक्षरों वाले टैलिस्मैन हवा में तैर रहे थे, जिनसे एक ऐसी चमक निकल रही थी जिसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। अचानक उस जेड की नाव में एक जोरदार थरथराहट हुई। देखते ही देखते वे चांदी और सोने के टैलिस्मैन के अक्षर एक धमाके के साथ फट गए और सफेद बादलों के गुबार में बदल गए। उस बादलों ने पूरी नाव को अपने घेरे में ले लिया। अब वो विशाल नाव ऊपर से देखने में किसी साधारण और मामूली सफेद बादल जैसी दिखने लगी थी। वो भारी भरकम बादल हवा में एक चक्कर काटकर गोल घूमा और फिर बिना कोई आवाज किए तेजी से एक तरफ निकल पड़ा। हालांकि वो बादल हवा में बहुत ही आराम से तैरता हुआ दिख रहा था, लेकिन हकीकत में उसकी रफ्तार इतनी भयानक थी कि उसने पलक झपकते ही 300 मीटर की दूरी तय कर ली। उसकी ये तेजी किसी साधारण डीटी ट्रांसफॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर की रफ्तार को टक्कर दे रही थी। शाओहोंग उस नाव के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़ी थी। उसने अपनी गर्दन घुमाकर चारों तरफ का नजारा देखा और तारीफ करते हुए बोली, बहुत बढ़िया। वैसे तो सफर करने के लिए स्पिरिट बोट कोई अनोखी चीज नहीं है, लेकिन इतनी तेज चलने वाली नाव वाकई में ऊंचे दर्जे की चीज है। आखिर लॉन्ग क्लैन से यही उम्मीद थी, जो इंसानों के नीलामी घर का मालिक जो ठहरा। लोंगडोंग ने बड़े ही सलीके और तमीज से जवाब देते हुए बोला, फेरी शाओ ने तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा गया। आपका कबीला तो 7 बड़े डीमन क्लैंस में से एक है। आपने तो दुनिया भर के खजाने देखे होंगे। मेरी स्पिरिट क्लाउड बोट की रफ्तार आपकी नज़रों में बस ठीक ठाक ही होगी। खैर, इस नाव में जगह की कोई कमी नहीं है। इसमें कम से कम 1 दर्जन कमरे बने हैं। बस एक बंदे को बाहर रहकर पहरा देना होगा, बाकी सब आराम से अपने अपने कमरों में सुस्ता सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और किस्मत ने साथ दिया तो हम आधे साल में वहां पहुंच जाएंगे। अपनी कल्टिवेशन करते हुए ये वक्त तो चुटकी बजाते ही कट जाएगा। शाओहोंग ने अपनी सहमति में सर हिलाया और बोली, ये तो अच्छी बात है। हम लोग बारी बारी से 10-10 दिन पहरा देंगे। बाकी लोग नाव पर जो चाहें वो कर सकते हैं। अब सब अपनी पसंद का कमरा चुन लो। बाकी लोगों ने भी कोई चूं-चपा नहीं की और चुपचाप नाव पर अपने लिए एक एक बढ़िया सा कमरा ढूंढ लिया। चूंकि ये कमरे उनके आराम करने और ध्यान लगाने की जगह थे, इसलिए हर किसी ने अपने कमरे के बाहर पाबंदियां यानी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ताकि कोई दूसरा उनकी निजता में दखल ना दे सके या तांग झांक न कर सके। इसके बाद थोड़ी देर तक आपस में खिचड़ी पकी और पहरा देने की बारी तय की गई। किस्मत का खेल देखो कि हानली का नंबर सबसे आखिर में आया। इसका मतलब ये था कि उसे पहरा देने से पहले पूरे 40 दिनों की मोहलत मिल गई थी। सब कुछ तय हो जाने के बाद हानली या दूसरों से फालतू गप्पे नहीं हाँकी और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बाकी लोग भी अपने अपने बिलों में घुस गए। बस लोंगडोंग बाहर रह गया, क्योंकि पहला पहरा उसी का था। जब लोंगडोंग नाव पर अकेला रह गया तो उसकी होंठ थोड़े से फड़फड़ाए और वो नाव के अगले हिस्से की तरफ चल दिया। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और एक हरे रंग की चटाई निकाल दी। वो उस चटाई पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसके चेहरे पर खून के निशान वाली नौजवान ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, आधा साल। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब हम वहां पहुंचेंगे। इसके बाद उसने धीरे से अपनी आंखें मूंद ली और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान छा गई। उधर एक दूसरे कमरे में, जो करीब 10 मीटर चौड़ा था, शाओहोंग और सफेद भौंहों वाला नौजवान एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। सफेद भौंहों वाले नौजवान ने बड़ी ही हैरानी के साथ अपना मुंह खोला और बोला, हैं? तुम ये कह रही हो कि उस कम उम्र की लड़की शे इंग के अंदर टेविनली फोंग्स का खून है और वो ट्रू स्पिरिट नोबल क्लैन की चेली है?
शाओ होंग ने अपने चेहरे पर संजीदगी लाते हुए कहा, कल्टीवेटर ली, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? आपका डार्क फैल्कन क्लैन भी तो परिंदों की एक दुर्लभ प्रजाति है। आपको तो कुछ न कुछ महसूस होना ही चाहिए था। जहाँ तक मेरे ब्लैक फॉन्ग्स क्लैन की बात है, भले ही हम फॉन्ग्स कबीले की एक छोटी शाखा है, लेकिन हमारे अंदर मौजूद डेवनली फॉन्ग्स का खून उस लड़की के खून से कहीं ज्यादा शुद्ध है। पर इस बात में कोई शक नहीं है कि उसके शरीर में फॉन्ग्स का खून दौड़ रहा है। सफ़ेद भौंगों वाले ने एक गहरी ठंडी सांस ली और उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव आ गया। वो बोला, ओह, तो ये बात थी। जब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा तो मेरा जी घबराने लगा था, जैसे अंदर ही अंदर कोई डर बैठ गया हो। इसलिए जंगल में घुसते वक्त मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। पर फेरी शाओ, आपने ये बात मुझे क्यों बताई? शाओ होंग ने अपनी मीठी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसकी आंखों में मौत जैसी ठंडक थी। वो फुसफुसाते हुए बोली, अगर उस लड़की के पास कोई और ट्रू स्पिरिट वाला खून होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पास तमाम पक्षियों के राजा डेवनली फॉन्ग्स का खून है। भाई ली, आप तो समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। सफ़ेद बाहों वाला नौजवान थोड़ी देर के लिए पत्थर की मूरत बन गया और फिर एक ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, बिल्कुल समझ गया, लेकिन ये मत भूलना कि हमारे कबीले के बड़ों ने हमें इस मिशन को कितनी अहमियत देने को कहा है। अगर हमने कबीले के काम के बीच में अपनी निजी रंजिश या लालच को आने दिया तो हमारी जान की कोई कीमत नहीं बचेगी, चाहे हम हेवनली फीनिक्स का खून हासिल ही क्यों न कर ले। शाहोंग खिलखिलाकर हंसी और बोली, अरे मैंने कब कहा कि मैं मिशन पूरा होने से पहले उस पर हमला करूंगी? पहले हमें ये पक्का करना होगा कि हमारा काम बन जाए, उसके बाद हम अपनी चाल चलेंगे। सफ़ेद बाहों वाले नौजवान ने अपनी पलकें झपकाई और अपना सिर हिलाते हुए बोला, मिशन खत्म होने के बाद हमला? अगर इससे मिशन पर कोई आंच नहीं आती तो ये मुमकिन है, लेकिन क्या बाकी दोनों उसकी मदद नहीं करेंगे? और अगर हम ट्रू फीनिक्स का खून छीन भी लेते हैं तो उसे आपस में कैसे बांटेंगे? खून को तो बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। शाओहुंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हेवनली फीनिक्स का खून हम दोनों के काम का है, लेकिन ब्लैक फीनिक्स क्लैन वालों पर इसका असर कहीं ज्यादा तगड़ा होता है। एक काम करते हैं, अगर भाई ली ने उस खून को हासिल करने में मेरी मदद की तो मैं बदले में उन्हें 3 ब्लैक फ्लेम पिल्स देने को तैयार हूँ। रही बात उन बाकी दोनों की, तो उन्हें ठिकाने लगाने का प्लान मेरे पास तैयार है। वैसे भी ये ब्लैक लीव्स फॉरेस्ट कोई सैर सपाटे की जगह नहीं है, क्या पता वे वहां से जिंदा लौट भी पाए या नहीं। नौजवान की आंखें चमक उठी और वो खुशी के मारे चहकते हुए बोला, ओह, 3 ब्लैक फ्लेम पिल्स, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? शाहोंग ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ब्लैक फीनिक्स क्लैन में मेरी अच्छी खासी इज्जत है। हालांकि ये गोलियां अनमोल हैं, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद मैंने इनके लिए 3 गोलियों का सामान जुटा लिया है। मैंने सोचा था कि इनका इस्तेमाल स्पेशल टेम्परिंग वाली स्टेज पर पहुंचने के लिए करूंगी। नौजवान ने कुछ पल के लिए सोच विचार किया और फिर माथे पर बल डालते हुए बोला, ठीक है, मिशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन याद रहे वो खून छीनना इतना आसान नहीं होगा, खासकर उन लोगों से जो ट्रू स्पिरिट नोबल क्लैंस के हैं, क्योंकि वे उस खून को अपने इंसानी शरीर में पूरी तरह घोल लेते हैं। उसे बाहर निकालना लोहे का चना चमाना जैसा है। शाओहुंग ने पूरे भरोसे के साथ कहा, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, हमारे ब्लैक फीनिक्स क्लैन के पास शरीर से असली खून खींचने का एक खास तरीका है। इस पर काफ़ी खोजबीन की गई है। मुझे 80% यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगी। जब सफ़ेद बाहों वाले ने ये सुना तो उसने हामी भरते हुए सिर हिलाया और बोला, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो फिर ठीक है। उधर एक दूसरे कमरे में सफ़ेद कपड़ों वाली जवान औरत शे यिंग अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी। उसने अपने हाथों से एक पेचीदा मुद्रा बनाई हुई थी। उसके सिर के पीछे 1 मीटर चौड़ा नीले रंग का घेरा धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। अगर कोई पास से देखता तो उसे दिखता कि वो घेरा बिल्कुल गोल था और उसकी किनारों से सफ़ेद रंग की आग की लपटें निकल रही थी। उस घेरे के बिल्कुल बीचों बीच एक धुंधली सी परछाई ध्यान लगाए बैठी थी। वो परछाई हूबहू उस औरत जैसी ही थी, बस कद में उससे कई गुना छोटी थी। उसकी आंखें बंद थी और हाथ वैसे ही मुड़े हुए थे। अचानक उस जवान औरत के होठों पर एक हल्की सी हलचल हुई और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। ठीक उसी वक्त उस घेरे के अंदर वाली परछाई के चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान तैर गई। इधर हैंडली अपने सुनसान कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। कमरे के एक कोने में रखे जेड के मेज पर 2 छोटी छोटी चीजें रखी थी। मेज पर बिल्ली के बच्चे के बराबर एक तेंदुआ अपनी चारों टांगें फैलाकर आलस में लेटा हुआ था। उस तेंदुए के सिर पर एक बंदर बैठा था जो सिर्फ कुछ ही इंच का था। उस बंदर के बालों से काली रोशनी निकल रही थी और वो बड़ी ही समझदार नजरों से हैंडली को घूर रहा था।
हैनली अचानक चलते चलते रुक गया। उसने अपना हाथ पलटा और वहां एक सफेद जेड की पर्ची और एक छोटी सी शीशी हाजिर हो गई। उस शीशी पर बहुत ही सादगी से नक्काशी की गई थी और उस पर 3 पुराने जमाने के अक्षर खुदे थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस पर अर्थ क्लेंजिंग पिल लिखा हुआ था। हैनली ने बड़े प्यार से उस शीशी पर अपनी उंगली फेरी और फिर एक लंबी आ भरी। एक तेज रोशनी चमकी और वो शीशे गायब हो गई। अब उसके पास सिर्फ वो जेड वाली पर्ची बची थी। ये पर्ची उसे डीप हेवन सिटी से निकलने से पहले कुछ रहस्यमय कल्टिवेटर्स ने दी थी। हैनली ने थोड़ी देर तक उस पर्ची को उलट पलट कर देखा और फिर उसे अपने माथे से सटा लिया। उस जेड की पर्ची के अंदर एक बहुत बड़ा नक्शा था, लेकिन वो नक्शा ज्यादातर अधूरा ही लग रहा था। नक्शे के जो हिस्से खाली थे वहां से सुनहरी रोशनी की हल्की चमक निकल रही थी। हालांकि वो उसे बार बार देख चुका था, फिर भी हैनली की नजरें उस पर ऐसे टिकी थी जैसे वो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा राज ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। वहां से हजारों मील दूर, डीप हेवन सिटी से बहुत दूर, जमीन के नीचे एक छुपा हुआ कमरा था। वहां एक पत्थर की मेज के पास एक साधु और एक पंडित आमने सामने बैठे थे। वो पंडित देखने में 40 साल से ऊपर का दिख रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, भौहें घनी थी और उसकी खाल सुनहरी चमक मार रही थी। वहीं वो साधु काफी बूढ़ा था और उसकी सफेद दाढ़ी आधे फुट लंबी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था और उसकी आंखें इतनी बारीक थी जैसे वो उन्हें खोल ही न पा रहा हो। बूढ़े साधु ने बड़ी ही कमजोर आवाज में कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है कि वे सब एक साथ मिलें और अपने रास्ते पर निकल जाएं। पंडित ने उलझन भरे चेहरे से कहा, हाँ जी हाँ, लेकिन एक बात मेरी अक्ल में नहीं आ रही। भाई जिनयुए ने अपनी तपस्या खत्म करने के बाद अपना पुराना प्लान क्यों बदल दिया? आपने उन नौजवानों को परदेसी जमीन पर क्यों भेज दिया? वे लोग तो नए आए कल्टिवेटर्स में सबसे होनहार थे। आप तो जानते ही हैं कि परदेसी जमीन से खबर लाने का काम जितना सीधा दिखता है, हकीकत में उतना ही मौत का कुआं है। डीमन क्लैन वाले भी जरूर अपने दिग्गजों को भेजेंगे, लेकिन सच तो ये है कि उनके इरादे कुछ और ही लग रहे हैं। बूढ़े साधु ने अपनी आवाज को धीमा रखते हुए कहा, दुनिया की तमाम नस्लें अब बेचैन हो गई हैं। तुम्हें तो ये पता ही होना चाहिए। जैसे ही पंडित ने बूढ़े साधु की बात सुनी, उसका दिल जोर से धड़का और उसके चेहरे पर मौत जैसी गंभीरता छा गई। उसने कहा, बिल्कुल पता है, पर अभी हाल ही में एक नया खौफनाक हथियार सामने आया है, जिसका नाम उस पुरानी लिस्ट में दर्ज है। वो भी कोई ऐरा गैरा हथियार नहीं, बल्कि टॉप 3 में आने वाला प्रोवेंडियम हेवनली एक्सिक्यूशन शॉट है। पुराने भिक्षु ने अपने चेहरे की झुर्रियों को सिकोड़ते हुए और अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक गहरी ठंडी सांस ली और बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में धीरे से बुदबुदारा, बात तो तू ठीक कह रहा है रे चेले। असली हिसाब से तो अभी हजारों हजार साल की शांति और होनी चाहिए थी, पर अब लगता है कि मामला बिगड़ चुका है। जिस तरह की हलचल दिख रही है, मुझे तो पक्का डर है कि कहीं इसकी वजह से फिर से वो भयानक 100 जातियों वाली महाजंग न छिड़ जाए। उस दाओवादी पुजारी ने अपनी भ्रिकुटियां सिकोड़ी और उसके चेहरे पर उलझन के साफ निशान दिखने लगे। उसने अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा किया और बड़ी हैरानी के साथ भिक्षु की तरफ देखते हुए बोला, अरे ये जिन्युए भाई ऐसी गोल गोल जलेबी जैसी बातें क्यों बना रहे हैं? जो बातें सबको साफ साफ दिख रही हैं, वही दोहराने का क्या फायदा? ये सब उस बात से कैसे जुड़ा है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे? क्या ये सारी अलग अलग जातियां इस खूनी जंग के लपेटे में आने से डर नहीं रही हैं? बूढ़े आदमी ने अपनी सूखी हुई और कांपती आवाज में धीरे धीरे शब्दों को चबाते हुए कहा, डर? तू डर की बात करता है? अब जब ये बवाल सामने आ ही गया है, तो ऐसी कौन सी जात है जो इसमें नहीं घसीटी जाएगी? पुराने किस्सों और इतिहास को उठाकर देख ले। जब जब कोई प्रोफाउंड हेवनली ट्रेजर धरती पर कदम रखता है, तो उसके पूरी तरह बनने से पहले ही खून की नदियां बह जाती हैं। चारों तरफ बस मौत का तांडव होता है। जो भी कौम आखिर में इस खजाने को झपट लेगी, वो इसे किसी ट्रू स्पिरिट ग्रेट दिग्गज को खुश करने के लिए उसे चढ़ा देगी। वो दिग्गज उनकी ऐसी ढाल बनेगा कि उनकी छोटी सी बिरादरी पूरे स्पिरिट रेल्म की सबसे धुरंधर और रौबदार ताकत बन जाएगी। ये ट्रू स्पिरिट ग्रेड वाले तो उन ट्रू इंसिनियल रेल्म के देवताओं से भी कई गुना ऊपर की चीज हैं। लेकिन असली खेल तो ये है कि जब तक वो महान ट्रू स्पिरिट प्रकट नहीं होता, तब तक उस बिरादरी को उस खजाने की अपनी जान लगाकर रखवाली करनी होगी, वरना तो कोई भी राह चलता लुटेरा उसे छीन ले जाएगा। अगर वो बिरादरी कमजोर निकली तो उनके पास 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो वो खुद को बचाने के लिए किसी बड़े दिग्गज कबीले के तलवे चाटें और उन्हें वो खजाना दे दें, या फिर चुपचाप उसे किसी सुनसान जंगल में फेंक दें ताकि उनकी पूरी नस्ल ही खत्म ना हो जाए। दाओवादी पुजारी को उस भिक्षु की ये दार्शनिक बातें कुछ खास पल्ले नहीं पड़ रही थीं। उसका दिमाग चकरा रहा था, पर उसने बीच में टोकना ठीक नहीं समझा और चुपचाप सुनता रहा।
भिक्षु थोड़ी देर के लिए रुका, उसने अपने गले को साफ किया और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। देखो भाई, कायदे से देखा जाए तो हम जैसे कमजोर लोगों के बस की बात नहीं है कि ये अंदाजा लगा सके कि ये प्रोफाउंड हेवनली ट्रेजर आखिर किस कौम की झोली में गिरेगा। लेकिन उन राक्षसों के बीच एक बॉडी इंटीग्रेशन वाला, कल्टीवेशन करने वाला ऐसा धुरंधर बैठा है जिसके पास भविष्य देखने की गजब की ताकत है। उसे मालूम है कि उसकी अगली मुसीबत यानी ट्रिब्यूलेशन उसे कच्चा चबा जाएगी और वो बचेगा नहीं। इसलिए उसने अपनी आखिरी बची कुची पूरी ताकत और अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि ये पता लगा सके कि अगला खजाना कहाँ गिरेगा। उस मरते हुए बुढ़े की भविष्यवाणी में ये साफ दिखा कि प्रोफाउंड हेवनली एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड इस फेंग युआन कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम वाले कोने में कहीं प्रकट होगी। हालांकि ये महाद्वीप बाकी तीनों में सबसे छोटा और पिद्दी सा है, पर यहाँ जितनी जातियां बसती हैं उतनी कहीं और नहीं है। उस उत्तर पश्चिम वाले इलाके में हम इंसान, राक्षस, स्पिरिट ट्राइब, वुड ट्राइब, नाइट फीन ट्राइब, शैडो ट्राइब और 6 और दूसरी बिरादरी के लोग डेरा जमाए बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो तलवार इंसानों के इलाके में भी निकल सकती है। फिलहाल तो सिर्फ इंसानों और राक्षसों को इस बात की भनक है, पर यह खबर आग की तरह फैलते देर नहीं लगेगी। आखिर हर जगह भेड़िए बैठे हैं और हमारे बीच भी दूसरी जातियों के जासूसों ने कुंडली मार रखी है। ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसमें हवा पास होने की जगह ना हो। अगर उन विदेशी ताकतों को ये पता चला तो तू खुद सोच ले कि क्या गजब ढाएगा। जब उस भिक्षु ने अपनी बात खत्म की तो उसके चेहरे पर एक बेबसी भरी मुस्कान थी, जैसे उसे आटे दाल का भाव मालूम हो गया हो। पुजारी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया, उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे और वो हकलाते हुए बोला, है क्या ये सब सच है? अगर ऐसा है तो जरा सी चूक हुई और हमारा तो नामो निशान ही मिट जाएगा। हम तो सीधे मौत के मुंह में खड़े हैं। भिक्षु ने एक लंबी आह भरी और बोला, पुरानी कहानियों में लिखा है कि जब किसी इलाके में ढेर सारे ताकतवर लोगों का कत्लेआम होता है तो एक अजीबोगरीब खून वाली बलि की टेक्निक काम करने लगती है। उस मरे हुए लोगों के ढेर से वो प्रोफाउंड हेवनली ट्रेजर जबरदस्ती धरती पर खींच लिया जाता है। उन बड़ी और ताकतवर कौमों को इंसानों या राक्षसों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमें बस गाजर मूली समझकर हमारी बलि देना चाहते हैं ताकि वो खजाना बाहर आ सके। पिछली बार जब 100 जातियों की जंग हुई थी तो वो चौथे रैंक वाली हेवन फॉर्म शील्ड ने हजारों सालों तक तबाही मचाई थी। उसने आधी से ज्यादा जातियों को आपस में लड़वा दिया और कमजोरों का तो ऐसा कत्लेआम किया कि रूह कांप जाए। इसलिए अब चाहे वो खजाना किसी के भी हाथ लगे, हमें तो जंग के मैदान में उतरना ही होगा ताकि हम खुद की बलि चढ़ने से बचा सकें और किसी और की बलि दिलवा सकें। पुजारी के आंखों में चमक आई, जैसे उसकी अक्ल ठिकाने आ रही हो। उसने कहा, ओह तो ये चक्कर था, इसीलिए तुमने उन नए आए हुए और अभी अभी ऊपर के लेवल पर पहुंचे कल्टीवेटर्स को शहर से बाहर किसी दूसरे देश भेज दिया। भिक्षु ने बड़े ही संजीदा लहजे में कहा, ये प्रोफाउंड हेवनली ट्रेजर ऐसी बला हैं जो दुनिया के नियमों को पलट कर रख दें। ये जरूरी नहीं है कि ये सब ऊपर से ही आएं, ये नीचे की छोटी दुनिया से भी ऊपर खींच कर लाए जा सकते हैं। हालांकि इसकी चांस बहुत ही कम है, पर पिछले 100 सालों में कुछ ऐसे नए कल्टीवेटर्स आए हैं जिन पर हमें शक है। उन सबको डीप हेवन सिटी से निकालकर सबसे खतरनाक मिशनों पर परायों के बीच भेज दिया गया है। अब वो मिशन पूरा करें या ना करें, उन्हें जल्द ही समझ आ जाएगा कि उनके लिए शहर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। सिर्फ वही नहीं, बल्कि हमारे अपने कुछ लोगों पर भी शक था। उन्हें भी या तो बाहर निकाल दिया गया या किसी न किसी बहाने से जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। इनके अलावा हमने उन लड़कों को भी बाहर भेजा है जिनमें गजब की काबिलियत और हुनर था। इस तरह अगर सच में वो प्रोफाउंड हेवनली एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड उनमें से किसी के पास हुई तो हम उस मुसीबत की जड़ को ही अपने से दूर कर रहे हैं। अगर हम जंग में हार भी गए तो कम से कम ये लोग बाहर रहकर इंसानों की नस्ल को आगे बढ़ाएंगे और फिर से हमारा रौब कायम करेंगे। दाववादी पुजारी ने अपनी आंखों को सिकोड़ा और फुसफुसाकर कहा, इतनी मगजमारी करने की क्या जरूरत है? हम सीधे उन लोगों की स्पिरिचुअल सेंस की जांच क्यों नहीं कर लेते? हम पता लगा सकते हैं कि किसके पास क्या छुपा है और फिर। भिक्षु ने उसे बीच में ही टोक दिया और समझाते हुए बोला, हम उनके दिमाग में घुसकर अपनी टेक्निक से सब कुछ देख तो सकते हैं, पर उससे होगा क्या? अगर हमें पता चल भी गया कि तलवार हमारे पास है तो वो सिर्फ मुसीबत का पहाड़ ही लाएगी। क्या तू इस बात की गारंटी दे सकता है कि हमारे बड़ों की उस टोली यानी एल्डर के बीच कोई बाहरी भेद या रूप बदल कर नहीं बैठा है? अगर ये खबर लीक हो गई तो पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। यहाँ तक कि राक्षस भी अपनी जान बचाने के लिए हमारा साथ छोड़ देंगे। इंसान तो फिर दुनिया के नक्शे से ही साफ हो जाएंगे। भिक्षु ने अपनी बात जारी रखी, हम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। हम उस खजाने को तब तक संभाल कर नहीं रख सकते जब तक कोई ट्रू स्पिरिट खुद हमारे दरवाजे पर ना आ जाए। अगर हम उसे किसी बड़ी कौम को देने की सोचें तो ये शैडो रेस वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए अनजान बने रहना ही बेहतर है और आने वाली जंग की तैयारी करना ही समझदारी है।
जब तक पक्का नहीं होगा कि खजाना किसके पास है, तब तक वुड ट्राइब और शैडो ट्राइब हम पर ही हमला करेंगे। अगर इंसान और राक्षस मिलकर डीप हेवन सिटी की दीवारें बचा ले गए तो हम जीत जाएंगे, पर जैसे ही खबर फैलेगी, स्पिरिट ट्राइब और नाइट फीन ट्राइब भी पागलों की तरह इसमें कूद पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बहुत सारे लोग मरेंगे और खून की वो बलि पूरी हो जाएगी, जिससे वो खजाना बाहर आ जाए। एक बार वो बाहर आ गया तो समझो हमारी बला टली। पर हमें उन बड़ी ताकतों की नज़रों से बचने के लिए ये जंग हर हाल में जीतनी होगी। मुझे लगता है कि ये जंग सालों साल चलने वाली घेराबंदी जैसी नहीं होगी, बल्कि कुछ ही सालों में इसका ऐसा खौफनाक अंजाम निकलेगा कि सब गुड़ गोबर हो जाएगा। बूढ़े भिक्षु ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए अपनी बात पूरी की। हे, जो जातियां हमें कंट्रोल कर रही हैं वो भी यही सोच रही होंगी, वरना अब तक उन्होंने उस तलवार को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया होता। वो सब बस इस महायुद्ध के लिए अपनी तलवारें तेज कर रहे हैं। दाऊवादी पुजारी ये सब सुनकर पत्थर जैसा जड़ हो गया। काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद उसने बड़े ही नाखुश अंदाज में पूछा, ये सब बातें तुम्हें कब पता चली? पिछली बार तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था। क्या उन एल्डर्स ने मुझसे ये सब छुपा कर रखा था? भिक्षु ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, सीधी सी बात है भाई, ये सब हमने तब किया जब हमें तेरी असलियत पर शक हुआ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे लई लो पुकारूं या एल्डर पर्पल शैडो कहूं। पुजारी ने अपने माथे पर बल डालते हुए और नजरें टेढ़ी करते हुए पूछा, हाँ, ये पर्पल शैडो क्या बला है? ग्रैंडमास्टर जिन्युए के कहने का क्या मतलब है? भिक्षु ने पुजारी की बातों को अनसुना कर दिया और कमरे के कोने में रखे एक बहुत ही सुंदर और नक्काशीदार अगरबत्ती के स्टैंड की तरफ देखा। उसमें लगी अगरबत्ती आधी जल चुकी थी। भिक्षु ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हे, अब सही वक्त आ गया है, चलिए खेल शुरू करते हैं। पुजारी की आंखों में अचानक एक अजीब सी बैंगनी चमक कौंधी और उसका चेहरा डर और गुस्से के मारे फटने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे क्या वक्त आ गया, कहीं वो अगरबत्ती तो नहीं? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, पुजारी के शरीर से एक धुंधली सी बैंगनी परछाई बिजली की रफ्तार से बाहर निकली और चीते की तरह भिक्षु पर झपटी। कमरे की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई, पर भिक्षु टस से मस नहीं हुआ। वो अपनी जगह शांति से बैठा रहा। उसने बस अपने बड़े ही आराम से अपनी लंबी आस्तीन को हवा में लहराया। एक जोरदार धमाका हुआ, बैंग, और पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी चकाचौंध करने लगी। हवा में बौद्ध धर्म के प्राचीन मंत्र और अक्षर तैरने लगे, जैसे कोई जादुई जाल बिछ गया हो। वो बैंगनी परछाई दीवार से ऐसे जा टकराई जैसे उसे किसी ने बहुत जोर का मुक्का मारा हो। देखते ही देखते उसका पूरा वजूद कांपने लगा और वो एक गेंद की तरह सिमट गई। अब उसमें हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। तभी कमरे की दीवार से एक नीली रोशनी फूटी और नीले रंग का एक कटोरा हवा में प्रकट हुआ। उसने पलक झपकने पर ही अपने अंदर से एक नीली धुंध छोड़ी और उस बैंगनी परछाई को अपने अंदर कैद करके कैद कर लिया। दीवार के पास से अचानक एक अधेड़ उम्र का विद्वान आदमी प्रकट हुआ। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर बड़ी ही शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बढ़िया है, ये 4 स्पिरिट इंसेंस सच में कमाल की चीज़ है। शैडो ट्राइब वालों को ठिकाने लगाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। इसने तो एक पर्पल शैडो को भी घुटनों पर ला दिया। भिक्षु ने उस विद्वान आदमी की तरफ देखा और सम्मान में खड़े होकर उसे सलाम किया और बोला, ब्रदर तियान युए, तुम्हारी इस अगरबत्ती का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बिना इस गंदी बला से निपटना टेढ़ी खीर साबित होता। वो विद्वान आदमी, जो दरअसल हेवनली ओरिजिन सिटी का मशहूर मालिक होली सॉवरेन तियान युए था, उसने पुजारी की लाश की तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरी और बोला, ग्रैंडमास्टर जिन्युए, आप मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं। ये तो बस मेरी नई काबिलियत का कमाल था कि मैंने भांप लिया कि लई लुआ के अंदर किसी और ने डेरा डाल रखा है। बड़ा अफसोस है कि लई लुआ जैसा धुरंधर और होनहार बंदा इस तरह मौत के घाट उतर गया। उस मरे हुए शरीर से बची खुची जान भी निकल गई और उसकी खाल सूख कर झुर्रियों से भर गई। भिक्षु के चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। उसने धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़े और फिर अपनी उंगली के इशारे से एक सुनहरी आग की लपट छोड़ी। पलक झपकने पर ही वो शरीर उस आग में जलकर राख बन गया और वहां कुछ नहीं बचा। विद्वान ने अपनी बात जारी रखी, वैसे तो एक पर्पल शैडो की ताकत किसी बॉडी इंटीग्रेशन वाले के बराबर होती है, पर लई लुआ जैसा धुरंधर आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। लगता है 100 साल पहले जब वो जंगल की तरफ गया था, तब उसके साथ कोई गंदी चाल चली गई थी। ये पर्पल शैडो बड़ा ही घाघ और चालाक निकला। इतने सालों तक शहर में रहकर भी किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। अगर सॉवरेन की तेज नजरें ना होती तो हम आज भी अंधेरे में हाथ पांव मार रहे होते। ये दुष्ट तो सारे नए आए कल्टिवेटर्स को मदद के बहाने मौत के जाल में फंसाने की फिराक में था। सॉवरेन ने बड़े ही रौबदार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा,
लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे पुराने दोस्त यहाँ के पक्के रहने वाले कल्टीवेटर्स पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे थे। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बाहर से आए कल्टीवेटर्स के मन में नफरत और गुस्सा भरा हुआ है। भिक्षु का चेहरा गुस्से में तमतमा गया और कड़वी आवाज में बोला, हाँ, मैं पिछले कई सालों से अपनी गुप्त कल्टीवेशन में डूबा हुआ था और इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाया, पर अब जब सिर पर इतना बड़ा दुश्मन खड़ा है तो मैं इन फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ सकता। पता नहीं उस पापी ने हमारे कितने राज बाहर भेज दिए होंगे। अब हमें डीप हेवन सिटी की पूरी सुरक्षा और यहाँ की सारी रिस्ट्रिक्शंस को जड़ से बदलना होगा, वरना हवा टाइट होते देर नहीं लगेगी। मिडिल एज्ड स्कॉलर ने अपने चेहरे पर एक गहरी सोच वाली शिकन लाते हुए अपना सिर धीरे धीरे ऊपर नीचे हिलाया। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए हरे पत्थर यानी जेड के कटोरे को हवा में ऐसे उछाला जैसे कोई खिलौना फेंक रहा हो। वो कटोरा हवा में गुलाटियां मारता हुआ आगे बढ़ा। मिडिल एज्ड स्कॉलर ने अपनी आवाज में वजन पैदा करते हुए मास्टर जिन युए की तरफ देखा और बोला, ये वाकई में एक बहुत ही गंभीर बात है। अब इस पर तो एल्डर के पैनल के साथ बैठकर लंबी पंचायत करनी पड़ेगी। ये बैंगनी परछाई काफी कुछ जानती है मास्टर जिन युए। तुम इससे बाल की खाल निकाल सकते हो और गहरी पूछताछ कर सकते हो। बूढ़े साधु यानी उस एल्डरली मंक ने झपट्टा मारकर उस जेड के कटोरे को हवा में ही दबोच लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई, जैसे उसे पुराने दिनों की याद सता रही हो। मास्टर जिन युए ने एक लंबी ठंडी सांस भरते हुए भावुक अंदाज में बोला, आपका शुक्रिया होली सॉवरेन। बस दुख तो इस बात का है कि जिन बेचारे लोगों को अलग अलग जातियों के इलाकों में भेजा गया था वो अब तक शायद ऊपर पहुंच चुके होंगे, यानी मौत के घाट उतारे जा चुके होंगे। हेवनली युआन होली सॉवरेन ने अपनी भौहें से कोड़ी और कड़क आवाज में बोला, उनका मरना एक मजबूरी थी ताकि दुश्मन को हमारे प्लान की भनक तक ना लगे। वो शैडो ट्राइब वाले रास्ते में उन पर पक्का हमला करेंगे। अब तो बस भगवान भरोसे ही है कि उनमें से कोई अपनी जान बचाकर भाग निकले। लेकिन मास्टर जिन युए, जो बात तुमने अभी कही थी, क्या वो 16 आने सच है? क्या सच में पिछले 100 सालों में ऊपर आए यानी असेंड हुए कल्टीवेशन करने वाले लोग उस प्रोफाउंड हेवनली स्लैश स्वॉर्ड के मालिक हो सकते हैं? मास्टर जिन युए ने अपने चेहरे पर एक शातिर और हल्की सी मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उस वक्त झूठ बोल रहा था क्योंकि मैं फालतू का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। देखिए, जब कोई प्रोफाउंड हेवनली खजाना किसी दुनिया में शक्ल लेता है तो उसे होश आने यानी सेंटिएंट विल मिलने से पहले दूसरी दुनिया में ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर इसे इसकी जन्म वाली दुनिया से पहले ही उठा लिया जाए तो ये कभी समझदार नहीं बन पाएगा। बिना अक्ल या बिना सेंटिएंट विल वाले ये प्रोफाउंड हेवनली खजाने किसी काम के नहीं होते और इनका नाम तो उस जादुई लिस्ट यानी कियोटिक माइरेट स्पिरिट रोल पर कभी नहीं आ सकता। ये यिंग ने अचानक बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए हैरानी भरे लहजे में पूछा, ओह ऐसा क्या? लेकिन मैंने तो सुना है कि ये रेगिस्तान 2 कबीलों के लिए एक इम्तिहान की जगह यानी ट्रायल ग्राउंड जैसा है। मिडिल एज्ड स्कॉलर ने एक फीकी सी मुस्कान दी और उसकी आंखों को देखकर ये अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि उसने उस बूढ़े साधु की बातों पर यकीन किया भी है या नहीं। उसने सर हिलाते हुए बोला, जैसा भी उम्मीद थी मास्टर जिन युए, तुम वाकई में इन प्रोफाउंड हेवनली खजानों के धुरंधर जानकार हो। उधर दूसरी तरफ हानली को तो इस बात की कानों कान खबर नहीं थी कि जिस मिशन पर वो निकला है उसमें इतने बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। इस समय तो वो और उसके 4 साथी उन सफ़ेद बादलों के पास मंडरा रहे थे। वहां आसमान में अजीबोगरीब परिंदों और सदियों पुराने जंगली जानवरों का जमावड़ा था और हानली की टीम उनका बेरहमी से कचूमर निकाल रही थी। ये अजीब पक्षी साइज में करीब 10 फीट के थे और इनके 4-4 पंख थे जो हवा को चीर रहे थे। इनका शरीर किसी बड़े चमगादड़ जैसा था, लेकिन सिर किसी पहाड़ी बकरे जैसा। इनके सिर पर पीछे की तरफ मुड़े हुए 2 सींग थे और जब ये अपना मुंह खोलते थे तो अंदर लगे आरी जैसे नुकीले दांत देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। वहां ऐसे सैकड़ों पक्षी थे। जब वो अपने पंख फड़फड़ाते तो आसमान में धूल भरी स्लेटी रंग की आंधियां चलने लगतीं। वो अपने मुंह से बिजली के ऐसे कड़कते गोले छोड़ते थे जो किसी बड़े बर्तन यानी कटोरे जितने मोटे होते थे। उनकी ताकत किसी औसत कोर फॉर्मेशन लेवल वाले कल्टीवेटर से कम नहीं थी। ऊपर से उनके पंजे काले रंग के लोहे जैसे सख्त थे, जिससे वो पास की लड़ाई में भी दुश्मन की खाल उधेड़ सकते थे। अगर कोई आम सा डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन वाला कल्टीवेटर इन पक्षियों के झुंड के हत्थे चढ़ जाता तो वो पक्का कन्नी काट लेता और उनसे भिड़ने की गलती ना करता। लेकिन हानली की इस 5 लोगों की टोली में तो गजब के धुरंधर थे। इसमें ट्रू स्पिरिट खानदान के असली वारिस थे, 7 बड़े डीमन खानदानों के मेटामॉर्फोसिस स्टेज वाले खूंखार डीमन कल्टीवेटर थे और खुद हानली जैसा एक अजूबा इंसान भी था।
ये सब मिलकर अपने उड़ते हुए जहाज यानी स्पिरिट क्लाउड आर्क की हिफाजत कर रहे थे और उन पक्षियों का ऐसे शिकार कर रहे थे जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। वो लाल मस्से वाला नौजवान अपने हाथों से फॉर्मेशन की मुद्राएं बना रहा था। उसने सफेद रोशनी की 2 लकीरें छोड़ी जो 100 फीट से भी लंबी थीं। वो लकीरें असल में कोई बहुत ही तेज धार वाला हथियार थीं, क्योंकि वो हवा, बिजली और उन पक्षियों को ऐसे काट रही थीं जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। वहीं दूसरी तरफ काले लिबास वाली वो जवान औरत भयंकर काली आग के एक गोले के अंदर खड़ी थी। वो कोई हरकत नहीं कर रही थी, बस शांति से हवा में टिकी हुई थी। जो भी बिजली या हवा के थपेड़े उससे टकराते, वो बिना कोई खरोंच पहुंचाए गायब हो जाते। जिस भी चिड़िया ने उस पर झपटने की हिम्मत की, वो उस काली आग की एक छोटी सी लपट छूते ही राख का ढेर बन गई। हालांकि ये पक्षी स्वभाव से बहुत ही जंगली और जिद्दी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके दर्जनों भाईबंद पलक झपकते ही ढेर हो गए, तो उनकी भी हवा टाइट हो गई और वो हानली की टीम के पास भटकने से डरने लगे। लेकिन वो सफेद भौहें वाला नौजवान तो अलग ही धुन में लड़ रहा था। उसने कोई जादुई खजाना नहीं निकाला, बल्कि सीधे उन पक्षियों के झुंड में कूद पड़ा। उसकी पीठ पर काले चमकते हुए पंख निकल आए थे और उसके हाथ भी मोटे और भारी हो गए थे। उसने खुद को आधा राक्षस यानी सेमी डेमोनिक रूप में बदल लिया था। वो आसमान में एक परछाई बनकर इधर उधर बिजली की तरह कौंध रहा था। जो भी पक्षी उसके रास्ते में आता, वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता और आसमान से खून की बारिश होने लगती। जहां तक हानली का सवाल है, उसका अंदाज सबसे सीधा और सादा लग रहा था। उसने अपनी 72 अज्योर बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड्स बाहर निकालनी थीं। वो सुनहरी रोशनी की लकीरें बनकर उसके चारों ओर पहरा दे रही थीं। वो तलवारें न सिर्फ हमलों को रोक रही थीं, बल्कि पास आने वाले हर पक्षी को चीर डालती। मगर इस पूरी मंडली में सबसे बेफिक्र और चैन से तो वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की ये यिंग बैठी थी। उसने अपनी गोद में हरे रंग का एक जादुई बाजा यानी ल्यूट रखा हुआ था। उसकी पतली उंगलियां उस बाजे के तारों पर ऐसे फिसल रही थी जैसे कोई मखमली कपड़े को छू रहा हो। हर धुन के साथ पीले रंग के घेरे हवा में तैरने लगते। जो भी पक्षी उन घेरों की चपेट में आता, वो एक अजीब से मटमैले सफ़ेद पत्थर में बदल जाता। वो बेचारा वहीं का वहीं पत्थर का बुत बन जाता और सीधे जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता। इस बाजे में दुश्मन को पत्थर बनाने की वो दुर्लभ शक्ति थी जो बिरलों के पास ही होती है। इन पांचों ने अपनी पूरी ताकत या बड़े हथियार अभी तक नहीं निकाले थे, फिर भी 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उस पूरे झुंड का काम तमाम कर दिया। खेल खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी शक्तियां वापस लीं और उस जादुई जहाज के बादलों में ओझल होकर उसके अगले हिस्से पर जा खड़े हुए। लॉन्ग डोंग ने एक ठंडी आह भरते हुए माथे का पसीना पोंछा और बोला, पता नहीं ये कौन सी बला थी। मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि इन कमबख्तों ने मेरे जहाज के भेष को कैसे पहचान लिया। शाओ होंग ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, अरे ऐसी चिड़िया तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखी, लेकिन ये पुरानी दुनिया यानी प्राइमोर्डियल वर्ल्ड बहुत ही बड़ी है। यहाँ ऐसे अजीब जानवर मिलना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे तो अचरज इस बात का है कि हमें पहचान लेने में इन्हें इतनी देर कैसे लग गई। सफ़ेद भौहों वाले नौजवान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए गंभीर अंदाज में बोला, इसका मतलब तो साफ है कि हम इस पुरानी दुनिया के बहुत अंदर तक घुस आए हैं। अब आगे के रास्ते में ऐसे तमाशे बार बार होंगे। ये पक्षी तो बस ट्रेलर थे, इन्हें झेलना आसान था, लेकिन अगर आगे कोई बहुत ही तगड़ा जानवर मिल गया तो हमें अपनी जान बचाने के लिए इस जहाज का मोह छोड़कर भागना भी पड़ सकता है। लॉन्ग डोंग ने हानली की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल सही। अगर कहीं गलती से उस 100 आंखों वाले दैत्य यानी 100 आइड जायंट जैसे दानव मिल गए जिनसे हम नहीं लड़ सकते, तो अपनी खास बचाना ही सबसे बड़ा धर्म होगा। भाई हानली, अब पहरेदारी की अगली बारी तुम्हारी है। तुम्हारी इस मेहनत के लिए पहले ही शुक्रिया। हानली ने बस धीरे से अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। इसी बीच वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की ये यिंग उस काले लिबास वाली औरत की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए चहकी, बड़ी बहन शाओ, जो आग तुमने अभी निकाली थी वो वही मशहूर ब्लैक स्कॉचिंग फ्लेम्स है ना, जो ब्लैक फीनिक्स जाति की पहचान है। जो किस्से सुने थे वो एकदम सच निकले। ये आग तो वाकई में बड़ी कातिल है। शाओ होंग ये सुनकर थोड़ी ठिठकी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उसने जवाब दिया, हाँ वो वही आग थी, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम्हारा वो बाजा मुझे एक पुरानी कहानी की याद दिलाता है। सुना है कि हज़ारों साल पहले हेवनली स्पिरिट इलाके के एक बहुत ही बड़े बॉडी इंटीग्रेशन वाले बुजुर्ग ने एक जादुई खजाना बनाया था जिसे ल्यूट ऑफ विजडम कहते हैं। उसका नाम उस बड़ी लिस्ट केओटिक वायरेड स्पिरिट रोल में भी है और वो दुश्मन को पत्थर बना सकता है, लोहे को पिघला सकता है और चीज़ों को बर्फ में जमा सकता है। क्या तुम्हारा ये बाजा उसी से जुड़ा है, कल्टिवेटर? ये यंग ने एक नशीली मुस्कान देते हुए जवाब दिया,
मुझे नहीं पता था कि बड़ी बहन शाओ को हमारे इंसानों के खजानों के बारे में इतनी जानकारी है। ये वो असली वाला ल्यूट ऑफ विजडम तो नहीं है, बस उसकी एक नकल है जो केवल पत्थर बनाने का काम करती है। और हाँ, इसकी ताकत उस असली खजाने के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। शाओ होंग ने बात जारी रखते हुए कहा, फिर भी ये किसी आम जादुई खजाने से तो बहुत बेहतर है। आखिर किसी को पत्थर बना देने की ताकत मिलना कोई हंसी मजाक नहीं है, इससे बचना नामुमकिन होता है। इन दोनों औरतों के बीच की इस मीठी कड़वी बातों को सुनकर लॉन्ग डोंग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने हानली की तरफ मुड़कर पूछा, भाई हानली, तुम्हारी ये उड़ने वाली तलवारें बड़ी मज़ेदार हैं। ये पूरी 72 हैं और एक जैसे सेट जैसी लगती हैं। मुझे बहुत साल पहले के एक बुजुर्ग की याद आ गई जो तुम्हारी तरह ही ऊपर की दुनिया से आए थे। वो उस वक्त सिर्फ स्पेशल टेम्परिंग स्टेज पर थे, लेकिन उन्होंने इन्हीं 72 तलवारों का एक जाल यानी फॉर्मेशन बनाकर एक बॉडी इंटीग्रेशन वाले धुरंधर को धूल चटा दी थी और अपना बड़ा नाम किया था। बस फर्क इतना था कि उनकी तलवारें सुनहरी नहीं बल्कि आसमानी नीली थीं। क्या तुम्हारी इन तलवारों में भी ऐसा कोई स्वॉर्ड फॉर्मेशन वाला जादू है, भाई हानली? लॉन्ग डोंग बड़ी गहराई से उन तलवारों को देख रहा था, जैसे उनके आर पार देखना चाहता हो। हानली का दिल ये सुनकर एक पल के लिए धड़का, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने दी। उसने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया, हूँ, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या आप उस बुजुर्ग का नाम और उनके उस जादुई जाल के बारे में बता सकते हैं? मैंने तो इतनी सारी तलवारें बस इसलिए बनाई थी ताकि दुश्मनों से लड़ते वक्त हथियारों की कमी न पड़े। मुझे इन जादुई जालों यानी स्वॉर्ड फॉर्मेशंस की कोई खास समझ नहीं है। सफेद भौहों वाली लड़की ने बीच में कूदकर मुस्कुराकर बोला, ओह, जिस शख्स की बात भाई लॉन्ग कर रहे हैं उनके बारे में तो मैंने भी सुना है। उनका नाम किंग युआनजी था और वो अपने ज़माने के बड़े ही दिग्गज आदमी थे। मुझे उनके स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता, पर सुना है कि उन्होंने वो खुद ही इजाद किया था। दुख की बात तो ये है कि वो बुजुर्ग बहुत साल पहले इस पुरानी दुनिया में आने के बाद कभी वापस नहीं दिखे, वरना उनकी अकल को देखते हुए तो वो अब तक बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज तक आराम से पहुंच गए होते। लॉन्ग डोंग को अपनी बात काटे जाने का बुरा नहीं लगा और वो बस मंद मंद मुस्कुराता रहा। मगर हानली ये सब सुनकर काफी देर तक खामोश रहा। उसे अब समझ आया कि ये चिंग युआनजी वही आदमी था जिसने वो एज योर स्वॉर्ड सेंट आर्ट बनाई थी। उसे इन दोनों से इस महान आदमी के बारे में जानकर बड़ी हैरानी हुई। बस अफसोस इस बात का था कि उसने पहले ही दो दो तरह की कल्टीवेशन एक साथ करने का रास्ता चुन लिया था, वरना वो उस चिंग युआनजी की विरासत खोजकर अपनी तलवारबाजी की कला को और ऊपर ले जाने की कोशिश करता। ये सोचकर हानली ने सबको हाथ जोड़कर तमीज से सलाम किया और एक नीली रोशनी की लकीर बनकर जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने पालथी मारी और अपनी आंखें मूंद ली। हानली अब और फालतू की बकवास करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसे देखकर बाकी चारों ने भी एक दूसरे से विदा ली। कोई चुपचाप अपने कमरे में कल्टीवेशन करने चला गया, तो कोई जहाज के दूसरे कोनों में अपने कामों में लग गया। हानली ने अपनी आंखें मूंद रखी थी, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो गहरी नींद के खर्राटे भर रहा था या किसी सपना देख रहा था। असल में वो अपनी कल्टीवेशन की उन बारीकियों और पेचीदा तकनीकों को अपने दिमाग में बार बार घुमा रहा था, जिन्हें उसने अभी तक पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में नहीं किया था। उसका मन एक एक अक्षर और मंत्र की गहराई में गोते लगा रहा था। साथ ही उसने अपना स्पिरिचुअल सेंस हवा के झोंकों की तरह चारों तरफ फैला रखा था, ताकि अगर जंगल के उन पुराने और खूंखार जानवरों ने दोबारा उस उड़ने वाली कश्ती यानी आर्क पर हमला बोला तो उसे तुरंत खबर लग जाए। उसकी सतर्कता ऐसी थी कि परिंदा भी पर मारे तो उसे पता चल जाए। अगले 7 से 8 दिनों तक वो रूहानी कश्ती उस विशाल बादल की ओट में छिपकर चुपचाप आगे बढ़ती रही। रास्ते में कई अजीबोगरीब उड़ने वाले जानवर सामने आए। कुछ के पंख आग की तरह लाल थे तो कुछ की चोंच लोहे जैसी सख्त थी, पर किसी ने भी कश्ती की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वो सब पास से ऐसे गुजर गए जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही न दिया हो। साफ बात थी कि उन जानवरों के पास वो खास आंखें नहीं थीं जो उस 4 पंखों वाले पक्षी के पास थीं, जो कश्ती के छिलावे को चीर कर देख सके। इसी तरह वक्त बीतता गया और हानली की निगरानी का 9वां दिन आ गया। दोपहर का सूरज एकदम सिर पर था और गर्मी पसीने छुड़ा रही थी। हानली ने अभी अभी कश्ती के इंजन में ताज़ा रूहानी पत्थर यानी स्पिरिट स्टोन्स जड़े थे, ताकि कश्ती की रफ्तार कम न हो। वो अपनी पुरानी जगह पर बैठकर सुस्ताने ही वाला था कि अचानक उसके पैर वहीं जम गए, जैसे किसी ने उन्हें जमीन में गाड़ दिया हो। उसने बिजली की फुर्ती से अपना सिर घुमाया और दूर क्षितिज की तरफ देखने लगा। उसकी माथे की लकीरें गहरी हो गई और चेहरे पर हैरानी के भाव साफ चमकने लगे। हानली ने अपने चेहरे को गुस्से और चिंता से काला करते हुए एक लंबी और तीखी आवाज निकाली, हैं? ये कैसे मुमकिन है? ऐसी बला यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है?
उसकी वो आवाज़ बहुत ऊंची तो नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसी कशिश थी कि कश्ती पर मौजूद बाकी चारों साथियों के कान खड़े हो गए। पलक झपकते ही कश्ती के अलग अलग कोनों से रोशनी की लकीरें फूट पड़ी और वो चारों धुरंधर उड़कर सीधे हानली के पास आ खड़े हुए। शाओ होंग ने उलझन में पड़ते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, अरे क्या हुआ? तुमने हमें इतनी हड़बड़ाहट में क्यों बुलाया ब्रदर हान? क्या कोई आफत गले पड़ने वाली है? लॉन्गडोंग ने अभी अपनी बात शुरू ही की थी कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ये क्या है? क्या ये सच में वही? सफेद भौहों वाले जवान और ये यिंग ने भी अपना अपना स्पिरिचुअल सेंस हवा में उछाल दिया ताकि हकीकत का पता लगा सकें। वो जवान लड़का तो डर के मारे चीख ही पड़ा, ओह, ये क्या बला है? क्या ये कोई ट्रू स्पिरिट लेवल का जीव है? ये यिंग के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन उसकी फटी की फटी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। उसकी पुतलियां डर के मारे सिकुड़ गई थीं। दूसरी तरफ हानली अब तक खुद को संभाल चुका था और पत्थर की तरह शांत खड़ा था। उसका स्पिरिचुअल सेंस सैकड़ों किलोमीटर ऊपर आसमान में मंडरा रहा था, जहां एक साए ने पूरे आसमान को ढक लिया था। वो साया इतना विशाल था कि सूरज की रोशनी भी उसे पार नहीं कर पा रही थी। वहां काले घने बादल ऐसे उबल रहे थे जैसे किसी कढ़ाई में तेल खौलता है। उन बादलों के बीच बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे कोई विशाल चाबुक चला रहा हो, और बादलों की गड़गड़ाहट से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। धूल और मिट्टी के ऊंचे ऊंचे बवंडर जमीन से आसमान तक जुड़ गए थे, जो देखने में कुदरत के खंबे लग रहे थे। कभी कभी उन बादलों के बीच से किसी जीव का स्लेटी रंग का शरीर दिखता था, जिस पर बड़े बड़े ढाल जैसे छिलके लगे थे, पर वो इतना बड़ा था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या। दूर से देखने पर वो साया गोल मटोल लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पुराने किस्से कहानियों में ट्रू स्पिरिट लेवल के जीवों का जिक्र मिलता है। तभी अचानक उस धुंध के बीच से ऐसी आवाज आई जैसे कोई बहुत बड़ी गाय रंभा रही हो। उस एक मुंह की आवाज ने पूरे आसमान को हिला दिया। बिजली की कड़क इतनी तेज हो गई कि ऐसा लगा हजारों बम एक साथ फूट गए हों। इतनी दूर होने के बावजूद कश्ती पर खड़े लोगों की छाती उस गूंज से दहल गई। उस आवाज को सुनते ही ये यिंग के चेहरे पर छाई हवाइयां थोड़ी कम हुई। उसने चैन की लंबी सांस ली और अपनी बात समझाई। हुफ, घबराओ मत, ये कोई ट्रू स्पिरिट नहीं है। ये तो एक प्राचीन जानवर है जिसे लाइटनिंग टर्टल कहते हैं। ये दुनिया के सबसे विशाल जीवों में से एक है, जो सिर्फ आसमान की बिजली खाकर अपना पेट भरता है। जब तक इसे कोई छेड़े नहीं, ये किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन अगर किसी ने इसकी पूंछ पर पैर रख दिया या इसे गुस्सा दिला दिया तो ये मौत का दूसरा नाम बन जाता है। इससे लोहा लेने के लिए कम से कम बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज का दिग्गज होना जरूरी है, वरना इंसान की चटनी बनते देर नहीं लगेगी। शाओ होंग ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और हैरानी से बोली, ओह, लाइटनिंग टर्टल, क्या ये वही पौराणिक जीव है जिसके बारे में सुना था कि ये आसमानी बिजली की कोख से पैदा होता है? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर इसे खाने को बिजली मिलती रहे तो इसके बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। ये इतना बड़ा हो सकता है कि इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कहते हैं कि क्षानवरु रीजन का वो मशहूर ट्रांसपोर्ट स्पिरिट टर्टल जो अपनी पीठ पर पूरा का पूरा शहर लेकर घूमता है, वो भी शायद इसी नस्ल का है। हालांकि ये वाला भी काफी बड़ा है, पर उस दिग्गज के मुकाबले तो ये चींटी जैसा ही होगा। लॉन्गडोंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, अब वो बड़ा वाला कछुआ इसकी बिरादरी का है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर ऐसा है तो ये सामने दिख रहा कछुआ उस दिग्गज के मुकाबले 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। पर हमारे लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ये छोटा सा दिखने वाला पहाड़ भी हमें फूंक मारकर उड़ा सकता है। बेहतर यही है कि हम दबे पांव यहाँ से पतली गली पकड़ें। शाओ होंग ने अचानक कुछ याद करते हुए अपने हाथ पांव ठंडे कर लिए। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो लगभग चिल्लाई, किस्मत अच्छी है कि इसे देख लिया, पर यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। ये कछुए ज़मीन के बहुत नीचे पाताल में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, बाहर बहुत कम निकलते हैं। ये तभी ऊपर आते हैं जब... अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। अगर ये कछुआ यहाँ है तो इसका मतलब है कि यहाँ बिजली का एक बहुत भयानक तूफान यानी लाइटनिंग टॉरेंट आने वाला है। ब्रदर लॉन्ग, अपनी इस कश्ती को यहाँ से भगाओ, इससे पहले कि हम सब राख के ढेर बन जाएं। लाइटनिंग टॉरेंट का नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए और चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। लॉन्गडोंग ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसका शरीर हवा में ऐसे ओझल हुआ जैसे कोई सपना टूट गया हो, और अगले ही पल वो कश्ती के अगले हिस्से पर खड़ा था। उसने झटपट अपनी जेब से एक बिल्ले जैसा चमकता हुआ ट्रेजर निकाला। उसने अपनी हथेलियों के बीच उसे रखकर तेजी से रगड़ा। देखते ही देखते कश्ती के चारों तरफ जो सफ़ेद बादल का घेरा था वो गायब हो गया। कश्ती एक पल के लिए रुकी और फिर ऐसी रफ्तार से आगे भागी कि हवा में चीखने की आवाज़ आने लगी। उसकी स्पीड पहले से 2 गुनी हो चुकी थी और वो सफ़ेद रोशनी की लकीर बनकर आसमान को चीरने लगी।
लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि उस विशाल काले साए के ऊपर नीली रोशनी की एक चादर सी बिछ गई। वो नीली बिजली हवा में इतनी तेजी से फैली कि देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। कुछ ही पलों में आसमान में एक नीली लकीर खच गई और बिजली की गड़गड़ाहट से ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ेगा। वो नीली बिजली की लहर इन पांचों की तरफ ऐसे बढ़ी जैसे कोई भूखा अजगर अपने शिकार की तरफ झपटता है। लॉन्गडोंग की तो ये मंजर देखकर रूह कांप गई। उसने दहाड़ते हुए कहा, जो सुना था वो सच निकला। जहां लाइटनिंग टर्टल होता है वहां बिजली का कहर जरूर टूटता है। सबके सब अपनी पूरी ताकत झोंक दो, वरना आज गुड़ गोबर हो जाएगा। बाकी चारों भी अपनी जान बचाने के लिए पागल हो रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने हाथों से अजीबोगरीब मुद्राएं बनाईं और उनके शरीर से अलग अलग रंगों की रूहानी रोशनी फूट पड़ी। पांचों ने अपनी पूरी अंदरूनी शक्ति उस कश्ती में ऐसे झोंक दी जैसे जलती आग में घी डाला जाता है। पांचों धुरंधरों की ताकत मिलते ही कश्ती से गूंजने वाली आवाज निकली और वो बुरी तरह कांपने लगी। अगले ही पल आसपास का नज़ारा धुंधला गया, क्योंकि कश्ती की रफ्तार अब अपनी आखिरी हद पार कर चुकी थी। वो कश्ती अब एक कश्ती नहीं रही थी, बल्कि आसमान में दौड़ती एक धुंधली परछाई बन गई थी, जो एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही पहुंच रही थी। लेकिन इतनी तेज रफ्तार के बावजूद वो नीली बिजली की लकीर उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो उनके पीछे ऐसे लगी थी जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ी हो। ये देखकर सबकी अक्ल चरने चली गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि लाइटनिंग टॉरेंट के बारे में जो खौफनाक बातें सुनी थीं वो महज अफवाहें नहीं थीं। शुक्र है कि ये पांचों कोई मामूली खिलाड़ी नहीं थे। अगर इनकी जगह कोई आम डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर होता जिसकी रफ्तार कम होती, तो अब तक उसका नामो निशान मिट चुका होता। हान ली और उसके साथियों के पास भी अपनी जान बचाने की कई गुप्त तकनीकें थीं, जिनसे वो कश्ती जितनी तेज भाग सकते थे। लेकिन उन तकनीकों को इस्तेमाल करने के बाद शरीर ऐसा टूटता है कि इंसान हफ्तों तक खड़ा नहीं हो पाता। इस खतरनाक पुरानी दुनिया में कोई भी अपनी ताकत ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहता था। इसलिए सबने मिलजुल कर कश्ती को हजारों किलोमीटर तक भगाया। अंत में जब वो नीली रोशनी दिख बंद हो गई और बादलों की गड़गड़ाहट मद्धम पड़ गई, तब जाकर सबकी जान में जान आई। उन्होंने अपनी रूहानी ताकत खींच ली और कश्ती की रफ्तार धीरे हो गई। लॉन्गडोंग ने राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराकर शाओ होंग से कहा, फ्यूह, बाल बाल बचे। फेरी शाओ, अगर तुमने सही वक्त पर आगाह न किया होता तो आज हमारा कचूमर निकल जाता। भले ही हम मरते नहीं, पर उस बिजली के तूफान से सही सलामत बाहर निकलना लोहे के चने चबाने जैसा था। शाओ होंग ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ये तो बस मेरी खुशकिस्मती थी। वैसे तो ये कछुए बहुत मशहूर हैं, पर इनकी आदतों के बारे में कम ही लोग जानते हैं। मेरे खानदान के एक एल्डर ने एक बार अकेले एक लाइटनिंग टर्टल का शिकार किया था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता था। ये कछुए ज़मीन के बहुत नीचे पाताल में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, बाहर बहुत कम निकलते हैं। ये तभी ऊपर आते हैं जब इन्हें बिजली का भारी नाश्ता करना होता है। सुना है कि जब ये कछुए पूरी तरह जवान हो जाते हैं तो इनके शरीर के अंदर दो चमत्कारी मनके यानी बीड्स बनते हैं, एक बिजली को खींचने वाला और दूसरा उसे दूर भगाने वाला। ये इतने कीमती हैं कि अगर किसी के पास अंदरूनी तौर पर बिजली वाली जड़ यानी लाइटनिंग स्पिरिचुअल रूट न भी हो, तब भी वो बिजली को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। मेरे खानदान के एल्डर ने जिस कछुए को मारा था वो अभी बच्चा था, इसलिए उसे वो मनके नहीं मिले, लेकिन उसकी ढाल भी किसी खजाने से कम नहीं होती। उससे बिजली वाले हथियार लाजवाब बनते हैं। अगर हमारी जगह कोई बहुत ज्यादा ताकतवर दिग्गज होता तो वो डरने की बजाय खुशी से नाचने लगता कि उसे इतना बड़ा शिकार मिल गया। सफेद भौहों वाले जवान ने डरते हुए कहा, एल्डर ने उसे अकेले मार गिराया? भाई, वो तो कोई दिग्गज ही कर सकता है। हम जैसों के लिए तो ये सोचना भी अपनी मौत को दावत देना है। हम तो बस खुश हैं कि जान बच गई। लॉन्गडोंग ने भारी आवाज में कहा, सच है, इस कछुए के जिस्म का एक एक कतरा सोना है, पर इसे छूना भी हमारे बस की बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आगे का रास्ता थोड़ा आसान होगा। सिर्फ 20 दिनों के अंदर ही उनका सामना एक ऐसी मौत से हो गया था जो उन्हें चट कर सकती थी। इस बात ने सबके दिल पर बोझ डाल दिया था। सबका जोश ठंडा पड़ चुका था और किसी का बात करने का मन नहीं था। सब चुपचाप अपने अपने कमरों में कल्टीवेशन के लिए चले गए। हान ली वहीं खड़ा रहा। उसने पूरी बातचीत में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। जब सब चले गए तो उसने उस दिशा में देखा जहां से वो मौत का तूफान आ रहा था। उसके चेहरे पर कुछ गहरा सोचने के भाव थे। थोड़ी देर बाद उसने एक लंबी सांस ली और कश्ती के सबसे ऊंचे हिस्से पर जाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। हनली और उसके साथी तो अपनी जान बचाकर वहां से 9-2-11 हो चुके थे, लेकिन उनके जाने के कुछ ही देर बाद उस आसमानी आफत यानी बिजली वाले कछुए के चारों तरफ जो काले बादलों का डेरा था वो छटने लगा। जैसे जैसे धुआं साफ हुआ, उस लाइटनिंग टर्टल का असली रूप निखरकर सामने आया।
कसम से भाई, वो जीव क्या था? साक्षात चलता फिरता पहाड़ था। उसका वो विशालकाय खोल गहरा स्लेटी रंग का था, लेकिन उस पर ऐसी चमक थी जैसे किसी ने लोहे को रगड़ रगड़ कर चमका दिया हो। वो खोल एकदम चिकना और शीशे जैसा था। पर सबसे अजीब बात तो कुछ और ही थी। उस कछुए के चारों पैर तो बाहर लटके हुए थे, लेकिन उसका सिर और उसकी पूंछ का कहीं अता पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने डर के मारे या शायद मजे लेने के लिए उन्हें पूरी तरह अपने खोल के अंदर घुसा लिया हो। उस वक्त वहां बिजली का तांडव अपने पूरे उफान पर था। पूरा आसमान नीली रोशनी की चादर में लिपटा हुआ था। ऊपर चमकते आसमान से नीली बिजलियां ऐसे गिर रही थीं जैसे सावन में पानी की बूंदें गिरती हैं। कोई बिजली तो महज 1 फुट की थी, तो कोई 100 भीट लंबी लपट बनकर नीचे आ रही थी। वो सब पागलों की तरह नीचे पटक रही थीं और कानों के पर्दे फाड़ देने वाली कड़कड़ाहट के अलावा वहां कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उस लाइटनिंग टर्टल का भारी भरकम शरीर उन अनगिनत बिजलियों को ऐसे झेल रहा था जैसे हाथी के शरीर पर चींटी रेन रही हो। जैसे ही बिजली की कोई लकीर उस कछुए के बदन को छूती, वो ऐसे गायब हो जाती जैसे समंदर में रेत की मुट्ठी समा जाती है। पर असली करिश्मा तो अब दिखा। उस कछुए के शरीर से सफ़ेद रोशनी की ऐसी लहरें निकल रही थीं जो आसपास की बिजलियों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थीं। उस पूरे तूफान की ज्यादातर बिजली को उस कछुए ने जबरदस्ती अपने अंदर खींच लिया था। वो कछुआ हवा में बड़े आराम से ऐसे तैर रहा था जैसे कोई मज़े में तालाब में नहा रहा हो। उसे उस बिजली के शोर में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन तभी अचानक उस दिग्गज कछुए के चारों पैर कांपे और उसने पलक झपकते ही उन्हें भी अपने खोल के अंदर सिकोड़ लिया। ठीक उसी पल कछुए के पास की हवा में कुछ खलबली मची और रंग बिरंगी रोशनी का एक फव्वारा फूटा। जब वो रोशनी कम हुई तो वहां हड्डियों से बना एक विशाल पंछी दिखाई दिया, जिसके शरीर से सतरंगी किरणें फूट रही थीं। ये कंकाल वाला पंछी साइज में तो सिर्फ 100 फीट का था, लेकिन इसका रौब उस विशाल लाइटनिंग टर्टल से रत्ती भर भी कम नहीं था। और कमाल की बात तो ये थी कि उस पंछी के सिर पर 2 इंसान जैसी शक्ल के जीव खड़े थे। उनमें से एक तो करीब 20 फीट लंबा था और उसके पूरे शरीर पर काली रोशनी लपलपा रही थी। दूसरा दिखने में तो मामूली इंसान जैसा था, लेकिन वो पूरी तरह से हरे बादलों के घेरे में छिपा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी असली सूरत देख पाना नामुमकिन था। काली रोशनी वाले दिग्गज ने अपनी आवाज में एक अजीब सी खनक लाते हुए बोला, ही बुरा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ कदम रखते ही हमें इतना शानदार शिकार मिल जाएगा। मैं अभी एक 10 हेडेड जाइंट डेविल को तराशने में लगा हूँ और मुझे कुछ सामान की कमी खल रही थी। ये लाइटनिंग टर्टल मेरा काम बना देगा। हरे बादल के घेरे में छिपे शख्स ने हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, ब्रदर टियान म्याओ, आप अकेले ही इस कछुए पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते। आपको तो बस अपने शैतान को बनाने के लिए इसकी कुछ हड्डियों की ज़रूरत है। मैं इस कछुए को हलाल करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे इसकी वो 2 बिजली वाली मणियाँ चाहिए। टियान म्याओ ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए और गुस्से में फुसफुसाते हुए बोला, ये तो सरासर घाटे का सौदा है। एक लाइटनिंग टर्टल के शरीर में सबसे कीमती चीज़ तो उसकी वो 2 बिजली वाली मणियाँ ही होती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप अकेले ही उन्हें हथियाने की बात करके मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? ख्युआन वू में अपना चौड़ा सीना फुलाया और हवा में अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, इसमें कोई शक नहीं कि वो मणियाँ नायाब हैं, लेकिन वो आपकी किसी काम की नहीं है, जबकि मेरा एक खास मकसद है। क्यों ना मैं उन 2 मणियों के बदले आपको एक किलिन ट्रू स्पिरिट के हाथ की हड्डी दे दूं? टियान म्याओ ने माथे पर बल डालते हुए और हैरानी जताते हुए बोला, ओह, खास मकसद। अरे, मैं तो भूल ही गया था कि ब्रदर ख्युआन वू का ट्रांसपोर्ट स्पिरिट खुद एक लाइटनिंग टर्टल है। आप उसे ये मणियाँ खिलाकर उसकी उम्र बढ़ाना चाहते हैं, है ना? ख्युआन वू ने ठहाका मारते हुए बोला, एकदम सही पकड़े हैं कल्टिवेटर। उस ट्रांसपोर्ट स्पिरिट की उम्र बढ़ना हमारी पूरी मानव जाति के लिए वरदान साबित होगा। वो आधे ट्रू स्पिरिट के बराबर ताकत रखता है, और अगर कल को कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया तो वो हमारी बहुत बड़ी ढाल बनेगा। मुझे यकीन है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे, ब्रदर टियान म्याओ। टियान म्याओ ने कुछ देर सोच विचार किया और फिर थोड़ी बेरुखी से बोला, ठीक है, जब आपके पास इतना नेक कारण है तो मैं इस बात को नहीं ठुकराऊंगा, लेकिन हमें हाथ पैर जल्दी चलाने होंगे ताकि जिस बड़े काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसमें देर ना हो जाए। हम यहाँ जड़ी बूटियाँ और सामान बटोरने नहीं आए हैं। भूलिएगा मत कि हमें एक बड़ा मिशन सौंपा गया है।
हमें डीप हेवन सिटी के पास दूसरी जातियों ने जो अपने डेरे डाल रखे हैं, उन सबको जड़ से उखाड़ फेंकना है। फ्युआन वू ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए और गरजते हुए बोला, फिक्र मत कीजिए, हमारे पास बहुत समय है। हमारी मिलीजुली ताकत और आपके इस कठपुतली पंछी के आगे, जिसे आपने उस पुराने इंद्रधनुषी पंछी की हड्डियों से बनाया है, ये कछुआ 2 मिनट नहीं टिकेगा। ये कहते ही वो हवा में उछला और अपनी मुट्ठी तानकर सीधे उस बिजली के तूफान के अंदर घुस गया। अगली ही पल उस तूफान के बीच से ऐसा धमाका हुआ जिससे धरती डोल गई, और उसके तुरंत बाद उस कछुए की ऐसी दर्दनाक दहाड़ सुनाई दी कि कलेजा कांप जाए। उधर टियान म्याओ ने अपनी गर्दन हिलाते हुए एक ठंडी आह भरी। वो अपने उस सतरंगी पंछी पर खड़ा था और अपने साथी की जल्दबाजी पर थोड़ा परेशान दिख रहा था, लेकिन उसने भी तुरंत अपने हाथों से एक फॉर्मेशन वाली मुद्रा बनाई, और देखते ही देखते वो हड्डियों वाला पंछी 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ा हो गया। फिर वो पंछी भी अपने मालिक के इशारे पर उस बिजली के शोर में कूद पड़ा। उस कछुए की आवाज में अब खौफ और बेतहाशा गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। इस बीच हानली और उसके साथी अपनी धुन में आगे बढ़ते रहे। उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि पीछे उस बिजली के तूफान में मौत का कैसा नंगा नाच चल रहा है। देखा जाए तो लॉन्ग डोंग की बात पत्थर की लकीर साबित हुई थी। उसने पहले ही कह दिया है कि आगे का रास्ता कांटों भरा होगा। अगले 1 महीने तक उनकी वो रूहानी नाव यानी स्पिरिट आर्क पूरी रफ्तार से भागती रही और खुद को नकली बादलों के पीछे छिपाए रखा। लेकिन फिर भी मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मिसाल के तौर पर एक बार तो उनकी नाव अचानक लाल रंग की खूंखार हवाओं के लपेटे में आ गई। असल में वो हवा नहीं थी, बल्कि करोड़ों छोटे छोटे लाल कीड़े थे, जिनमें से हर एक चावल के दाने जितना था। अगर उन पांचों ने अपनी अंदरूनी शक्ति को एक साथ नहीं झोंका होता, तो वो कीड़े पलक झपकते ही उनकी नाव को चट कर जाते। इस बीच हानली और उसके साथी अपनी धुन में आगे बढ़ते रहे। उन्हें कानों कान खबर नहीं थी कि पीछे उस बिजली के तूफान में मौत का कैसा नंगा नाच चल रहा है। देखा जाए तो लॉन्ग डोंग की बात पत्थर की लकीर साबित हुई थी। उसने पहले ही कह दिया है कि आगे का रास्ता कांटों भरा होगा। अगले 1 महीने तक उनकी वो रूहानी नाव यानी स्पिरिट आर्क पूरी रफ्तार से भागती रही और खुद को नकली बादलों के पीछे छिपाए रखा। लेकिन फिर भी मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मिसाल के तौर पर एक बार तो उनकी नाव अचानक लाल रंग की खूंखार हवाओं के लपेटे में आ गई। असल में वो हवा नहीं थी, बल्कि करोड़ों छोटे छोटे लाल कीड़े थे, जिनमें से हर एक चावल के दाने जितना था। अगर उन पांचों ने अपनी अंदरूनी शक्ति को एक साथ नहीं झोंका होता, तो वो कीड़े पलक झपकते ही उनकी नाव को चट कर जाते और वहां कुछ नहीं बचता। अभी उस मुसीबत से जान छूटी ही थी कि कुछ दिन बाद आसमान में हलचल हुई और 1000 फीट लंबा 2 सिर वाला पंछी प्रकट हो गया। उसका पूरा शरीर सोने की तरह दमक रहा था और उससे इतनी ताकतवर ऊर्जा निकल रही थी कि हवा में सनसनाहट होने लगी। वो भी उस बिजली वाले कछुए जितना ही खतरनाक था। सबकी सांसें हलक में अटक गईं कि कहीं उस पंछी की नज़र उन पर ना पड़ जाए। लेकिन किस्मत अच्छी थी। उस पंछी ने उन्हें देखा तो सही, पर उन्हें इतना पिद्दी समझा कि उन पर हमला करना अपनी शान के खिलाफ समझा। उसने बस अपने पंख फड़फड़ाए और वहां से रफू चक्कर हो गया। हानली और बाकी सब ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को देखकर फीकी हंसी हंसने लगे। इस पुरानी दुनिया के खौफनाक नज़ारे देखकर अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चैन की नींद सो सके। सब अपनी अपनी कोठरियों में बैठने के बावजूद चौकन्ने थे, और उनकी ये सावधानी सही भी थी, क्योंकि आने वाले दिनों में कई बार मौत उनके करीब से गुजरी, जिसे उन्होंने बस अपनी हिम्मत से टाला। मगर भाई, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक ना एक दिन तो गुड़ गोबर होना ही था। उस दिन वो सफ़ेद भौहों वाला नौजवान पहरेदारी कर रहा था और बाकी सब अपनी कोठरियों में दम मार रहे थे। तभी अचानक बाहर से उसकी एक तेज चीख सुनाई दी। हानली का चेहरा उतर गया और वो झट से खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पूरी नाव ऐसे थरथराई जैसे भूकंप आ गया हो। हानली का संतुलन बिगड़ गया और वो दीवार से टकराते टकराते बचा। हानली का दिल जोर से धड़का। पूरी नाव में एक के बाद एक कई झटके लगे। दीवारों से सफेद रोशनी पागलों की तरह निकलने लगी और उनमें दरारें पड़ने लगी। हानली ने समझ लिया कि अब नाव बचने वाली नहीं है। उसने तुरंत अपनी आस्तीन झटकी और छत की तरफ सुनहरी रोशनी की एक लकीर छोड़ी, जिसने छत में एक बड़ा छेद कर दिया। हानली का शरीर नीली रोशनी की तरह चमका और वो उस छेद से बाहर निकलकर आसमान में 200 फीट ऊपर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने नीचे का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। बाकी साथी भी अपनी जान बचाकर नाव से बाहर कूद चुके थे,
जैसे ही सब बाहर निकले एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। वो स्पिरिट आर्क सफेद रोशनी के गुब्बार के साथ फट गई और उससे निकली गर्म हवाओं के थपेड़े उन पांचों की तरफ बढ़े। लेकिन वो सब डीटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के धुरंधर थे, तो उन्हें इन हवाओं से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सब हवा में स्थिर हुए और नीचे उस मलबे को देखने लगे। सिवाय उस पहरेदार नौजवान के किसी को नहीं पता था कि आखिर उन पर हमला किसने किया। सबने अपना स्पिरिचुअल सेंस चारों तरफ दौड़ाया, लेकिन आसपास कोई दुश्मन नजर नहीं आया। सब हक्के बक्के रह गए। शाओ होंग ने घबराहट में अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा, अरे ब्रदर ली, ये हम पर हमला किसने किया? कोई दिख क्यों नहीं रहा? उस सफेद भौहों वाले नौजवान ने नीचे जमीन की तरफ देखते हुए भारी आवाज में बोला, है? खुद अपनी आंखों से देख लो। सबने उसकी बात मानकर अपनी नजरें नीचे की तरफ घुमाई और अपना स्पिरिचुअल सेंस जमीन की तरफ भेजा। नीचे का मंजर देखते ही हानली की थ्योरियां चढ़ गईं और दोनों औरतें तो डर के मारे चीख पड़ी। नीचे पहाड़ों की एक ऐसी लंबी कतार थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। वो सब दो ऊंचे पहाड़ों के बीच की एक घाटी के ठीक ऊपर थे। वहां घने और रंग बिरंगे जंगलों के बीच एक बड़ा सा मैदान साफ किया हुआ था। उस मैदान के बीचों बीच एक विशाल बैंगनी रंग का पौधा खड़ा था, जो करीब 300-400 फीट ऊंचा था। उसकी हर पत्ती आसमान की तरफ ऐसे तनी हुई थी जैसे कोई विशाल तलवार हो, और उस पर कटीले कांटे उगे हुए थे। पर असली खौफ तो उस पौधे के दोनों तरफ खड़ा था। दो भयंकर जीव एक दूसरे को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। एक तरफ 500-600 फीट लंबा एक विशाल गिरगिट जैसा जीव था। उसका पूरा बदन हरा था और उस पर काले रंग के गोल धब्बे थे और सिर पर 2 लाल सींग उगे हुए थे। दूसरी तरफ एक आदिम दौर का दानव खड़ा था जो 300 फीट लंबा था। उसका चेहरा इतना डरावना था कि देखकर ही पसीने छूट जाएं। उसके सिर पर पीले बाल थे और कंधे पर एक काले लकड़ी का गदा रखा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी चीज तो ये थी कि उस दानव के पूरे शरीर और हाथ पैरों पर अनगिनत चांदी जैसी सफेद आंखें उगी हुई थीं, जो अजीब सी रोशनी छोड़ रही थीं। वो दानव और वो गिरगिट दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और बीच में लगे उस विशाल पौधे को देख रहे थे। जब हान ली ने उस विशाल पौधे को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पौधे की तलवार जैसी पत्तियों के बीच बैंगनी रंग के अंगूर जैसे फलों का एक गुच्छा लटका हुआ था। हर फल एक इंसान की मुट्ठी जितना बड़ा था। वो फल इतने रसीले और गोल थे कि लग रहा था अभी उनमें से रस टपक पड़ेगा। उनकी खुशबू ही इतनी नशीली थी कि दूर से ही मदहोश कर दे। जब हान ली ने अपना स्पिरिचुअल सेंस उन फलों के अंदर डाला तो उसने देखा कि हर फल के अंदर एक छोटा सा ड्रैगन जैसा बीज था, जो बिल्कुल असली लग रहा था। वो छोटे ड्रैगन आर पार दिखने वाले और चमकदार थे। हालांकि उन नन्हे ड्रैगन में जान नहीं थी, लेकिन उनमें से इतनी शुद्ध अंदरूनी शक्ति निकल रही थी कि सिर्फ उन्हें महसूस करने भर से हान ली को एक अजीब सा सुकून और शांति महसूस होने लगी। ज़ोइज़िया ड्रैगन फ्रूट। ये इंग ने अपने कलेजे पर हाथ रखते हुए और अपनी फटी आंखों से सामने का नजारा देखते हुए जोर से चिल्लाई, जैसे उसने कोई साक्षात स्वाद का खजाना देख लिया हो। उसके गले से निकले ये शब्द ठीक वही थे जो उस समय हांडली के दिमाग की गहराई में गोते खा रहे थे। लॉन्ग डोंग और बाकी जितने भी धुरंधर वहां खड़े थे, उन सबके चेहरों का रंग एक पल में बदल गया। किसी के चेहरे पर हैरानी थी तो किसी की आंखों में लालच की चमक। साफ दिख रहा था कि उन दिग्गजों ने भी उन चमत्कारी फलों को पहचान लिया था। शाओ होंग ने अपनी जगमगाती आंखों को उन फलों पर टिकाए रखा और खुद से ही धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, ये फल राइजिंग ड्रैगन पिल बनाने की सबसे मुख्य चीज है। ये ऐसी वैसी दवा नहीं है। इसे सिर्फ वो खा सकते हैं जिन्होंने स्पेशल टेम्परिंग स्टेज को पार कर लिया हो। ये फल 30,000 साल में सिर्फ एक बार पकते हैं, और अगर कोई इन्हें ऐसे ही कच्चा चबा जाए तो उसकी 60 साल की कड़ी मेहनत और रगड़ कर की गई कल्टीवेशन एक झटके में बच जाएगी। देख के लग रहा है कि ये गुच्छा अभी हाल में ही पका है। अगर ये हमारे हाथ लग गया तो समझो हमारी किस्मत का ताला खुल गया। उसकी बातों का असर ऐसा हुआ कि ये इंग और लॉन्ग डोंग के चेहरों पर भी वही लालच और चाहत तैरने लगी। उन सब के पैर जैसे खुद ब खुद आगे बढ़ने के लिए मचल रहे थे। स्पेशल टेम्परिंग स्टेज की दवाइयों के लिए जो सामान चाहिए होता है, वो इस दुनिया में मिलना उतना ही मुश्किल है जितना गधे के सिर पर सींग ढूंढना। बड़े से बड़े और पुराने स्पेशल टेम्परिंग वाले दिग्गज भी अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी इनका मुंह देख पाते हैं। ऐसी कीमती चीजें किसी आम बाजार या नीलामी में नहीं बिकती। इन्हें तो बस बड़े लेवल के धुरंधर आपस में एक दूसरे को कीमती सामान के बदले गुपचुप तरीके से देते हैं। वरना उस दिन नीलामी में लेट डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की दवा बनाने के लिए ट्रू टोड स्पिरिट ब्लड की उतनी मारामारी क्यों हुई थी?
डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से उछलकर स्पेशल टेम्परिंग स्टेज पर पहुंचना कहने को तो बस एक कदम की बात लगती है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर पाताल और आसमान जैसा है। अगर उनमें से कोई भी एक इन जॉयज या ड्रैगन फ्रूट्स को झपट लेता और किसी स्पेशल टेम्परिंग वाले दिग्गज के पास ले जाता तो वो खुशी के मारे पागल हो जाता। वो इसके बदले में डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाली ढेरों दवाइयां हंसते हंसते लुटा देता। भले ही इस पुरानी दुनिया में जड़ी बूटियों और कीमती सामानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसी दवाइयां जो डेटी ट्रांसफॉर्मेशन वालों और उससे ऊपर के दिग्गजों पर असर करें, वो बहुत कम ही मिलती थीं। इन्हें पाना शुद्ध रूप से तकदीर का खेल था। ऊपर से मुसीबत ये थी कि ऐसी कोई दवा कहीं उगती या पकती थी तो उसकी खुशबू से आसपास के खूंखार और ताकतवर जीव पल भर में वहां पहुंच जाते थे। ये फल वहां ज्यादा देर तक सलामत नहीं रहने वाले थे। हान ली और उसके साथियों ने तो अभी इस पुरानी दुनिया में खोजबीन शुरू ही की थी, लेकिन उनकी किस्मत ने ऐसा नहले पे महला मारा कि कुछ ही महीनों में उन्हें पहले लाइटनिंग टर्टल और अब ये जॉयज या ड्रैगन फ्रूट्स मिल गए। वरना यहाँ तो ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो दशकों तक धूल फांकते रहते हैं और उनके हाथ एक पत्ता तक नहीं लगता। सफेद भौं वाले नौजवान ने ठंडी आवाज में नाक सिकोड़ते हुए कहा, पहले नीचे का तामझाम तो देख लो कि क्या चल रहा है। हान ली ने अपनी आवाज को एकदम धीमा और गंभीर रखते हुए नीचे का हाल बताना शुरू किया। वो जो पहाड़ जैसा दानव खड़ा है वो 1000 आइड जाइंट है। उसकी सारी आंखें अभी सांदी जैसी सफेद हैं, जिसका मतलब है कि वो अभी पूरी तरह जवान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा डरावना है। और वो छिपकली जो दिखने में भले ही मामूली लग रही हो, पर उसे देख के वो दैत्य भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। साफ है कि वो छिपकली भी कोई कम चीज नहीं है। दोनों के पास कम से कम शुरुआती स्पेशल टेम्परिंग स्टेज जितनी अंदरूनी शक्ति है। डीटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से उछलकर स्पेशल टेम्परिंग स्टेज पर पहुंचना कहने को तो बस एक कदम की बात लगती है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर पाताल और आसमान जैसा है। अगर उनमें से कोई भी एक इन जॉयज या ड्रैगन फ्रूट्स को झपट लेता और किसी स्पेशल टेम्परिंग वाले दिग्गज के पास ले जाता तो वो खुशी के मारे पागल हो जाता। वो इसके बदले में डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाली ढेरों दवाइयां हंसते हंसते लुटा देता। भले ही इस पुरानी दुनिया में जड़ी बूटियों और कीमती सामानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसी दवाइयां जो डेटी ट्रांसफॉर्मेशन वालों और उससे ऊपर के दिग्गजों पर असर करें, वो बहुत कम ही मिलती थीं। इन्हें पाना शुद्ध रूप से तकदीर का खेल था। ऊपर से मुसीबत ये थी कि ऐसी कोई दवा कहीं उगती या पकती थी तो उसकी खुशबू से आसपास के खूंखार और ताकतवर जीव पल भर में वहां पहुंच जाते थे। ये फल वहां ज्यादा देर तक सलामत नहीं रहने वाले थे। हान ली और उसके साथियों ने तो अभी इस पुरानी दुनिया में खोजबीन शुरू ही की थी, लेकिन उनकी किस्मत ने ऐसा नहले पे दहला मारा कि कुछ ही महीनों में उन्हें पहले लाइटनिंग टर्टल और अब ये जॉयज या ड्रैगन फ्रूट्स मिल गए। वरना यहाँ तो ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो दशकों तक धूल फांकते रहते हैं और उनके हाथ एक पत्ता तक नहीं लगता। सफेद भौं वाले नौजवान ने ठंडी आवाज में नाक सिकोड़ते हुए कहा, पहले नीचे का तामझाम तो देख लो कि क्या चल रहा है। हान ली ने अपनी आवाज को एकदम धीमा और गंभीर रखते हुए नीचे का हाल बताना शुरू किया। वो जो पहाड़ जैसा दानव खड़ा है वो 1000 आइड जाइंट है। उसकी सारी आंखें अभी सांदी जैसी सफेद हैं, जिसका मतलब है कि वो अभी पूरी तरह जवान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा डरावना है। और वो छिपकली जो दिखने में भले ही मामूली लग रही हो, पर उसे देख के वो दैत्य भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। साफ है कि वो छिपकली भी कोई कम चीज नहीं है। दोनों के पास कम से कम शुरुआती स्पेशल टेम्परिंग स्टेज जितनी अंदरूनी शक्ति है। डीटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से उछलकर स्पेशल टेम्परिंग स्टेज पर पहुंचना कहने को तो बस एक कदम की बात लगती है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर पाताल और आसमान जैसा है। पलक झपकते ही उस छिपकली ने सारे कीड़े चटका लिए और फिर से ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हानली की आंखों में उस छिपकली के लिए एक अजीब सी हैरानी थी। लॉन्गडोंग ने भी कोई गुप्त टेक्निक इस्तेमाल की थी जिसकी वजह से उसने भी वो जीभ देख ली थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने बोला, ये पक्का कोई बदला हुआ पुरानी नस्ल का जानवर है, वरना इसकी मार इतनी घातक नहीं होती। लगता है हमारी स्पिरिट आग को भी इसी की जीभ ने तबाह किया था। ये यिंग ने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए उलझन भरी आवाज में पूछा, पर हम तो यहाँ सामने ही खड़े हैं, इसने हमें छोड़कर उन कीड़ों पर हमला क्यों किया? श्याओ होंग ने एक फीकी मुस्कान के साथ मजाक उड़ाते हुए बोला, किसे पता, शायद हम उसके लिए इतने छोटे हों कि वो हमें अपना खाना ही ना समझे, या फिर हो सकता है कि वो कीड़े उसका पसंदीदा नाश्ता हों। ये यिंग ने हामी में सिर हिलाया, जैसे उसे लगा हो कि श्याओ होंग की बात में दम है। सफेद भौहों वाले नौजवान की आंखों में लालच की आग और तेज हो गई और वो कड़क कर बोला, अब बेकार की बातों में वक्त बर्बाद मत करो। हम में से कोई भी उन जोइस या ड्रैगन फ्रूट्स को छोड़ना नहीं चाहता, है ना? ऐसा सुनहरा मौका मेरे सामने हो तो मैं अकेला होने पर भी पीछे नहीं हटता।
ये यिंग ने खिसियाते हुए हंसकर बोला, "हा, नीचे 2 स्पेशल टेम्परिंग वाले दिग्गज बैठे हैं। ब्रदर ली, आप तो बहुत बहादुर निकले।" नौजवान ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, "हाँ, अगर नीचे सिर्फ एक स्पेशल टेम्परिंग वाला होता तो मैं शायद यहाँ से तुरंत भाग जाता, लेकिन यहाँ 2 हैं और इसी वजह से हमारे पास एक मौका है।" ये यिंग तुरंत उसकी चाल समझ गई और बोली, "ओह, तो आपका मतलब है कि..." लॉन्गडोंग ने अपने हाथ मलते हुए खिलखिलाकर बोला, "बिल्कुल सही। वो छिपकली तो टेढ़ी खीर है ही, लेकिन वो 1000-आइड जायंट भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जब उन दोनों के बीच जंग छिड़ेगी तो दोनों बुरी तरह जख्मी होंगे। हो सकता है दोनों के प्राण ही पखेरु उड़ जाएं। अगर हम उस मौके पर झपट्टा मारे तो बाजी हमारे हाथ लग सकती है।" श्याओ होंग ने अपना सिर झटकते हुए बोला, "पर हम कब तक इंतजार करेंगे? अगर वो दोनों महीनों तक ऐसे ही एक दूसरे को घूरते रहे तो..." लॉन्गडोंग ने भी सोच विचार कर सिर हिलाया और बोला, "ये बात तो सोचने वाली है। हमें एक जरूरी काम सौंपा गया है और हम यहाँ ज्यादा देर तक कुंडली मार के नहीं बैठ सकते।" लेकिन सफेद भौहों वाला नौजवान तो उन फलों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। वो गरजा, "चाहे कितनी भी आफत आन पड़े, हमारे पास इतना समय तो है ही। ये जोइसिया ड्रैगन फ्रूट्स हैं, इनके लिए थोड़ा इंतजार तो बनता है।" लॉन्गडोंग का मन भी उन फलों के लिए डोल रहा था, पर उसके दिल में कोई और बड़ा राज छिपा था, जिसके सामने ये फल कुछ भी नहीं थे। वो खतरा नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिए उसने सावधानी बरतते हुए बोला, "अगर वो दोनों स्पेशल टेम्परिंग वाले आपस में लड़ दी लें और अधमरे हो जाएं, फिर भी मरते वक्त उनकी आखिरी चोट बहुत खतरनाक होगी। हम में से किसी की जान भी जा सकती है। मेरी मानो तो सीधे अपने रास्ते चलो, इन चक्करों में पड़ना ठीक नहीं है।" शियाओ होंग ने अपने माथे पर बल डालते हुए बोला, "मुझे भी लगता है कि इन फलों के पीछे जाना अक्लमंदी नहीं होगी। भूलना मत कि ये दानव झुंड में रहते हैं। फल पक चुके हैं और ये दोनों अभी तक एक दूसरे के सामने मूर्ति बने खड़े हैं। शायद वो दैत्य अपने साथियों के आने का इंतजार कर रहा है और छिपकली भी चुप बैठी है, तो जरूर वो भी कोई खिचड़ी पका रही होगी। अगर हम यहाँ रुके रहे तो हम ऐसी लड़ाई में फंस जाएंगे जहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल होगा।" लेकिन तभी पासा पलट गया। ये यिंग अचानक उस सफ़ेद भौहों वाले नौजवान के साथ खड़ी हो गई और बोली, "मुझे नहीं पता तुम लोग क्या सोच रहे हो, पर मुझे तो वो फल चाहिए ही चाहिए।" ये देखकर लॉन्गडोंग और श्याओ होंग के चेहरे उतर गए, यहाँ तक कि वो नौजवान भी दंग रह गया। अब मामला फंस गया। 2 लोग पक्ष में थे और 2 विपक्ष में। अब सारा दारोमदार हानली के ऊपर था। सबकी निगाहें हानली पर टिक गई। हानली ने अपने अंदर एक ठंडी आह भरी और उन चारों की तरफ देखे बिना गहरे सोच में डूब गया। फिर वो मुस्कुराकर बोला, "इतने कीमती फलों के लिए खतरा उठाना तो बनता है, पर जैसा फेरी श्याओ ने कहा, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ और भी शिकारी जमा हो जाएंगे। हमें 3 दिन के भीतर हाथ मारना होगा।" बाकी चारों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। श्याओ होंग ने अपना सिर हिलाते हुए बोला, "3 दिन में मौका मिलना नामुमकिन है।" सफ़ेद भौहों वाला नौजवान और ये यिंग भी चुप रहे, पर उनके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। हानली ने एक रौबदार अंदाज में मुस्कुराकर बोला, "अगर हम हाथ पर हाथ धरे रखेंगे तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम थोड़ी चालबाजी करें तो मौका खुद चलकर आएगा। हम उन्हें ललचा सकते हैं या फिर उन्हें इतना गुस्सा दिला सकते हैं कि वो आपस में भिड़ जाएं।" लॉन्गडोंग की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, "तो तुम्हारा मतलब है कि..." नौजवान खुशी से उछल पड़ा और बोला, "हाँ, अगर हम ऐसा कर पाए तो काम बन जाएगा।" ये यिंग खिलखिलाकर बोली, "उन्हें दूर ले जाना मुश्किल हो सकता है, पर उन्हें आपस में लड़वाना तो बाएं हाथ का खेल है।" श्याओ होंग ने भी अपना इरादा बदलते हुए कहा, "अगर खतरा ज्यादा